नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको पिछली क्लासेस सभी पसंद आई होगी और आपने उसको काफी हद तक शेयर भी किया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास होगी हमारी सामान्य बुद्धि परीक्षण वीडियो 2018 सेकंड शिफ्ट, जो कि क्लास 3 होगी, है ना। अभी तक हमने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 आज रिकॉर्ड करके आज अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए भाई, ओम नमः शिवाय। तो करते हैं भाई आज की क्लास को शुरू, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 83। तो हमने क्लास 2 तक 82 तक क्वेश्चन किए थे और मैं आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएं, ठीक है ना, ताकि और चीजों को क्लियर करने की मैं कोशिश करूं, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 83 है, ये आपको एक सीरीज दी गई है A1BC4GZY, है ना, ये सीरीज दी गई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि दाएं से 31वें अक्षर के दाएं 17वें स्थान पर क्या आता है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको। अगर सेम वर्ड यूज होता है, सेम वर्ड, तो हमेशा वहां पे क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। और अगर सेम वर्ड यूज होगा, सेम वर्ड लेफ्ट लेफ्ट हो सकता है तो माइनस, राइट राइट हो सकता है तो भी माइनस, है ना। और अगर डिफरेंट वर्ड होगा, लेफ्ट राइट दोनों एक साथ आ जाए तो वहां पे प्लस करते हैं हम, है ना। और जैसे कि राइट और लेफ्ट आ जाए तो हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये कंसेप्ट रीजनिंग तो क्या, मैथमेटिक्स में भी हम यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैथमेटिक्स में जब हम ट्रेन एंड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे भी जब क्वेश्चन बोलते हैं ना कि इस चाल से चलता है तो अपने विद्यालय 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, और जब दूसरी चाल से चलता है तो 20 मिनट लेट से पहुंचता है। तो वहां पे भी जब देर और जल्दी वाली बात आती है तो डिफरेंट वर्ड हुए तो हम वहां पे प्लस करते हैं टाइम का, जब टाइम का हमें डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है ना। तो जब भी सेम वर्ड होते हैं तो माइनस, और जब भी डिफरेंट वर्ड होते हैं तो प्लस करना होता है। बस ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। तो चलिएगा भाई, क्वेश्चन में कहा कि दाएं से 31वां, दाएं से 31वां यानी कि राइट से 31वां अक्षर के राइट 17वें अक्षर 17वें स्थान पर क्या आता है ना। ये लिखा हुआ है ना, दाएं से 31वें अक्षर के दाएं तरफ 17वें स्थान पर क्या आता है। दोस्तों ये बताओ, ये सेम वर्ड है कि नहीं है भाई, सेम वर्ड है कि नहीं। अगर सेम वर्ड है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि राइट राइट है तो राइट ही लिखोगे आप। सबसे पहली बात तो 31 में से आप 17 घटाओगे तो 11 में से 7 गए, कितने बचे भाई, 4, है ना। 2 में से गया 1, यानी कि राइट से 14वां, यानी कि हमें क्या बताना है, राइट से 14वां। तो सीरीज दी गई है दोस्तों, तो राइट से 14वां लेटर आपको निकालना है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना कि पहले आप राइट से, इधर से राइट से 31वां देखोगे, फिर राइट से 17वां देखोगे, इस तरीके से निकालोगे, तो ऐसा बिल्कुल ही निकालना, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया आपको कंसेप्ट कि अगर सेम वर्ड होगा तो माइनस करोगे, डिफरेंट वर्ड होगा तो प्लस करोगे। ये अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो राइट राइट है तो डिफरेंट वर्ड नहीं है, सेम वर्ड है, तो 31 में से आप 17 को घटाओगे तो कितना बचा दोस्तों, 14। तो राइट राइट है तो राइट से 14 बताना है मुझे, राइट से 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पे काउंटिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो राइट से 14वां अक्षर कौन सा होगा हमारा, यू। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है, ABCDEFGH जेड तक नहीं है, तो यहाँ पे नंबर भी है और लेटर भी है, नंबर भी है और लेटर भी है, ठीक है। तो देखिएगा, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि राइट से कौन सा 14वां, तो बायां इधर होता है, दायां इधर होता है ना। तो दाएं तरफ से 14वां, तो 1 2 3 इस तरीके से काउंट करोगे तो 14वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, यू। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, यू, जो कि बी ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि चीजें क्लियर हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं भाई, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक निश्चित भाषा में यदि एनिमल को OZ NHMZ के रूप में कोड किया जाता है और इंसेक्ट को OHFRUB के रूप में कोड किया जाता है, तो शब्द एलिफेंट को किस रूप में कोड किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा मेरे दोस्त कि इन दोनों में क्या ऑपरेशन लगा हुआ है। तो जैसे ही मैं देखता हूं ए, यहाँ पे दिखता है मुझे जेड, है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं एक चीज याद आई कि ये अपोजिट लेटर तो नहीं है, क्योंकि ए का जो अपोजिट होता है वो जेड होता है, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। ए का अपोजिट लेटर क्या होता है दोस्तों, जेड। लेकिन एन का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, एम होगा। एन का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, एम। तो एम भी है यहाँ पे, ठीक
ठीक है। आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा। इंडियन रेलवे बोलते हैं ना आई का अपोजिट क्या है, आर, लेकिन यहाँ पे आर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा दोस्तों, अपोजिट भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, अपोजिट लेटर पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ और देखता हूं कि ये ए था और ये जेड था। ए का ए को हम एक नंबर भी बोलते हैं, ए को हम 27 भी बोलते हैं, क्योंकि 26वां जो लेटर होता है वो जेड होता है, और 26 के बाद 27, 27 को हम ए भी पढ़ते हैं और ए को हम 1 भी पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगर 27वां लेटर है तो 27 में से अगर मैं एक कम कर दूं तो ये 26वां आ रहा है। इसका मतलब कहीं ये क्रॉस पैटर्न तो नहीं है, यानी कि एनिमल को मैं यहां पे लिख रहा हूं ANIMAL, एनिमल, ANIMAL, इसको लिखा गया है OZNH, है ना, OZNH और MZ। तो मैं चेक कर लेता हूं कि कहीं ये क्रॉस पैटर्न तो नहीं है, ठीक है ना। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसको हम 27 भी मानते हैं, तो 27 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो 26 आएगा, यानी कि ये 26वां ही लेटर है ना। एन हमारा 14 नंबर पर होता है, तो 14 में मैं अगर 1 जोड़ दूं, 14 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 15 बनेगा, तो यानी कि ओ हमारा 15 पे ही होता है। तो फिर अगर मैं -1 करता हूं तो ये 8 आया, 9 में से 1 गया 8, यानी कि एच, है ना। इसमें +1 किया तो ये कितना आया दोस्तों, 13 और 1 14, यानी कि एन आया। तो -1 करोगे तो फिर से क्या आया दोस्तों, जेड, +1 करोगे तो क्या आया दोस्तों, 12 और 1 13। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, क्रॉस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, है ना, यानी कि दो लेटर में क्या चल रहा है, क्रॉस पैटर्न यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूं कि कहीं यहां पे तो नहीं है। आई है तो पहले -1 करोगे तो 9 में से 1 गया 8, ये आ गया, और 14 में 1 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 15, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये एस है, एस में से 1 माइनस करोगे तो कितना आया दोस्तों, 18, और ई में 1 प्लस करोगे तो यानी कि 6, यानी कि एफ। इसका मतलब ये क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन है, हमने ये रीचेक कर लिया दूसरे वाले में, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधा क्रॉस पैटर्न लगाना है, सीधा सीधा क्या करना है, क्रॉस पैटर्न, -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1। अब देखिएगा भाई, एल से शुरू, एल में हमने क्या जोड़ दिया, एल यानी कि 12, 12 में 1 जोड़ा 13, यानी कि आंसर हमारा एम से शुरू होगा। आंसर जो भी होगा दोस्तों वो हमारा किससे शुरू होगा, एम से। तो दोस्तों ये डी से शुरू है, तो ये हमारा गलत, यहाँ पे तीनों जगह एम से शुरू है। चलो देखते हैं फिर, 5 में से 1 गया 4, यानी कि डी, तो एमडी से शुरू होगा, एमडी एमडी, सब जगह एमडी है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे ओ दिखाई दे रहा, यहाँ पे क्यू दिखाई दे रहा, यहाँ पे क्यू दिखाई दे रहा। देखते हैं अब 16 में हमने क्या जोड़ा दोस्तों, 16 में 1 जोड़ोगे तो 17, 17 को क्या बोलते हैं, क्यू, और ये 5 में से 1 कम करोगे तो 4, यानी कि क्यू डी, यानी कि क्यू डी, यहाँ पे ओडी है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया और ये तो गलत हो ही चुका था। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो एमडी क्यू डी तक तो सेम चला हुआ है, एमडी क्यू डी। तो यहाँ पे देखते हैं हम, अभी ए में 1 जोड़ोगे यानी कि 1 में 1 जोड़ोगे तो बी, यानी कि 2 आएगा, और 2 को हम लिखते हैं बी, और 8 में से 1 कम करोगे तो 7, यानी कि जी। तो बीजी वाला आंसर है दोस्तों हमारा, बीजी यहाँ पे है, यहाँ पे ईजी है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा गलत, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा। हमारा आंसर क्या होगा भाई, डी ऑप्शन होगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 7 से 8 पैटर्न होते हैं दोस्तों, जिसको वो एग्जामिनर फॉलो करता है। तो हमें यही चेक करना होता है यहाँ पे कि एग्जाम में कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है, और उसके लिए सबसे जरूरी है आपको एक एक लेटर की प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको लिख के काम नहीं करना बिल्कुल भी, आपको मेंटली काम करना है, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर अनुमान लगाया, ए और जेड को देख के पहले मेरे दिमाग में घंटी बजी कि ये अपोजिट लेटर तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर 2-3 के और चेक करे तो वहां पे मौजूद नहीं थे, तो इसका मतलब अपोजिट लेटर का ये नहीं था। लेकिन ए और जेड को देख के मेरे दिमाग में फिर से घंटी बजती है कि ए को अगर मैं 27 मानता हूँ, 1 कम करूंगा तो ये 26 हो जा रहा है। तो मैं दूसरे को भी चेक किया, 14 में 1 जोड़ा तो 15, इसका मतलब यहां से ही पता चल चुका, हिंट मिल चुका कि ये क्रॉस पैटर्न का ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। 2-2 लेटर का पेयर बना के क्रॉस किया हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप चीजों को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 85, उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अगला आएगा, है ना, अगला आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखिएगा, प्लेस वैल्यू आपको पता ही होगी, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। डी 4 नंबर पे है, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, यानी कि हमारा जो भी होगा वो 20 से शुरू होगा, 22वां भी होता है। तो यू है, ये गलत हुआ,
यू है, ये भी गलत हुआ। तो इसका मतलब वी वाले दो ऑप्शन है, अब हम दो ऑप्शन में फंस चुके। तो अब मैं सेकंड वाला जो लेटर है उसकी सीरीज देखता हूं। डब्ल्यू 23 पे होता है, टी 20 पे होता है, तो यानी कि -3 किया, फिर -3 किया, फिर -3 किया, फिर -3 किया, और 11 में से 3 गए 8, 8 में से 3 गए 5, तो -3 करोगे ई आया, तो वी ई आंसर है हमारा, वी एफ आंसर नहीं है। तो हमारा जवाब क्या होगा दोस्तों, डी। तो यहाँ पे हमें लेटर की सीरीज दी हुई थी, हमें इसको पहचानना था। इसमें भी रोल किसका है दोस्तों, प्लेस वैल्यू का। अब कुछ बच्चों की याद नहीं है प्लेस वैल्यू, अब वे क्या करेंगे, डी की प्लेस वैल्यू 4 लिखेंगे, फिर डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 लिखेंगे, फिर जी की प्लेस वैल्यू 7, टी की 20, जे की 10 और क्यू की 17, एम की 13, इस तरीके से लिखेंगे। तो वो क्या करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। और हमें इतने आसान आसान क्वेश्चनों में अपना समय, कीमती समय बचाना होता है, ताकि मैं उस कीमती समय को अच्छे सवाल में इन्वेस्ट कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो ये करना होता है हमें, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसमें कुछ नहीं किया हमने भाई, इसमें हमारा 3 प्लस हुआ, इसमें भी हमारा 3 प्लस हुआ, इसमें हमारा 3 प्लस 10 और 3 13, यहाँ पे भी 3 प्लस है, यहाँ पे भी 3 प्लस है, यहाँ पे भी 3 प्लस है, तो इधर भी क्या होगा, 3 प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 -3 -3 वाली सीरीज चली हुई है, -3 -3 और -3। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, हमने अपना समय बचाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 86। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 86 को समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। अगला आएगा, तो भाई ऑप्शन को देख के एक बात तो तय है, ऑप्शन को देख के एक बात तो हमें पता चल चुका कि हमारा जो भी क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, वो वी से शुरू है। सारे के सारे ऑप्शन वी से शुरू है। ठीक है ना। तो देखिएगा, आप देख रहे होंगे, अगर तुम इसको बहुत ही अच्छे से देखोगे तो आप देखोगे कि सी पे खत्म है तो उससे अगले लेटर से शुरू हो रहा है, जी पे खत्म है तो उससे अगले लेटर एच से शुरू हो रहा है ना। एम पे अगर खत्म हुआ तो एन से शुरू है, और यू पे खत्म हुआ तो उससे अगला लेटर वी से शुरू है, जी पे खत्म हुआ तो उससे अगला लेटर कौन है, एच, एच से शुरू है, यू पे खत्म हुआ तो उससे अगला लेटर दोस्तों वी है। हालांकि ये हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, पहला लेटर तो हमें पता चल चुका ऑप्शन से ही कि हमारा जो पहला लेटर होगा वो वी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि सेकंड लेटर कैसे निकाला जाए। पहला लेटर तो ऑप्शन ने दे दिया, लेकिन सेकंड लेटर कैसे निकाला जाए। अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देखो है भाई, अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देखो, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है भाई। अगर मैं इसको देखता हूं सी और जी, तो यहां पे कितना जोड़ा होगा है भाई, यहां पे क्या जोड़ा होगा, सी और जी में 4, 4 और 3 7, और यहां पे क्या जोड़ा होगा, 7 में कितना जोड़ू, 6 जोड़ा होगा, 7 और 6 13 है ना। यहाँ पे कितना जोड़ा होगा, यहाँ पे जोड़ लो, 13 और 7 20 और 1 21, यानी कि 8 जोड़ा होगा है ना। और यहाँ पे क्या होगा, 21 और 7 है, 21 में पहले तुम क्या जोड़ लो 5, 26, 26 और 7, 5 और 7 12, यानी कि 12 जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा कि 21 हो जाए। अब जी और यू, जी और यू में दिक्कत है, बहुत ज्यादा गैप होगा, क्योंकि 4 और 2 6 8, ठीक है, 6 और 2 8, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 और 4 12 का गैप कर दिया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे गैप कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे गैप है हमारा, जी हमारा 7 नंबर पर होता है, यू हमारा 21 नंबर पर होता है। तो 11 में से 7 गए, 11 में से 7 गए 4, यानी कि 14, यहाँ पे 2 का गैप आ गया। फिर कितने का, 2 का है भाई, यहाँ पे कितना गैप आया, 2 का गैप आया। ठीक है, लेकिन इस सीरीज ने ना गड़बड़ कर दी। अगर यहाँ पे 2 का गैप चल रहा होता तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, है ना। यहाँ 8 और 4 12, फिर 12 और 2 14। अब दिक्कत ये आई कि मैं यहाँ पे 4 जोड़ू या फिर 2 जोड़ू, है ना। 14 और 4 16, 16 का मतलब क्या होगा, वीपी होगा, है ना, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। और अगर मैं 2 जोड़ता हूं, अरे सॉरी यार, ये 14 और 4 16 नहीं 18, 14 और 4 18, 18 क्या होगा, आर, यानी कि वी आर। हमारा वी आर ऑप्शन में नहीं है। और अगर मैं 2 जोड़ता हूँ, 14 और 2 16, 16 में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी, और ये वीपी भी क्या है, ऑप्शन में नहीं है। न तो हमारा ऑप्शन में वीपी है और ना ऑप्शन में हमारा वी आर था। तो इसका मतलब कुछ और लॉजिक छिपा हुआ है, ये लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है ना, इसका मतलब कुछ और लॉजिक छिपा हुआ है, उसको पहचानना है हमें। तो वी से शुरू है, सेकंड लेटर हमें समझ नहीं आया अभी तक भी कि क्या ऑपरेशन लगा हुआ है,
है सेकंड लेटर के साथ, हमने सी जी एम यू जी यू इनके साथ हमने सीरीज बना के देखी तो वहां पे गड़बड़ है, घपला है ना, यानी कि सीरीज बनती नजर नहीं आई। अगर बनेगी भी तो मैंने चेक करके देख लिया ऑप्शन मैच करता है या नहीं, ठीक है। तो कुछ और सोचना पड़ेगा इसका मतलब। अब हमने सीरीज तो बना के देख ली, अब हमें क्या करना है, दूसरा जो स्टेप होता है दोस्तों, हमारा दूसरा स्टेप होता है इनके बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं है, इनके बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं है, इनको समझना पड़ेगा इनके बीच में कितने कितने का गैप चला हुआ है इनके बीच में। चलो देखते हैं। ए 1 नंबर पर है, सी 3 नंबर पर है, तो कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, ठीक है ना। डी 4 नंबर पर होता है, जी 7 नंबर पर होता है, तो कितना जोड़ दिया भाई, 3 जोड़ दिया, है ना। एच 8 नंबर पर है, एम हमारा 13 नंबर पर है, तो 8 और 13 का गैप कितना होगा दोस्तों, 5 जोड़ दिया। फिर हमने देखा यहाँ पे ये 14 नंबर पे है, ये यू 21 नंबर पर है, तो कितना जोड़ दिया दोस्तों, 7 जोड़ दिया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको दिखती नजर आई होगी एक सीरीज 2 की, 3 की, 5 की, 7 की। अगर मैं अगली भी चेक कर लूं कि ये 22 है और 22 में मैं अगर मैं 4 जोड़ू, 4 और फिर 7 जोड़ दूं, 7 और 4 11, यानी कि मैंने 11 जोड़ दिया इसमें, कुल मिला के मैंने कितना जोड़ दिया, 11। देखिए v 22 पर होता है, v कितने पर है, 22 पर, तो 22 में मैंने पहले 4 जोड़ दिया, 4 जैसे जोड़ा 26 आया, 26 के बाद मैंने 7 जोड़ दिया, 26 के बाद मैंने 7 जोड़ दिया, तो 7 का मतलब क्या है दोस्तों, जी। 7 का मतलब क्या है दोस्तों, जी, यानी कि टोटल 7 और 4 11 ही तो जोड़ा है भाई। v में अगर मैं 11 जोड़ता हूं तो 33 बनेगा, और 33 में से मैं 26 माइनस कर दूंगा तो 7 बनेगा, और 7 को मैं जी बोलता हूं, है ना। मैं क्या, आप भी बोलोगे जी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 11 जोड़ा हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 2, 3, 5, 7 और 11 की सीरीज देख के आपको समझ नहीं आया कि ये क्या है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सभी प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, इसका मतलब पक्का यहाँ पे 13 होगा, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याओं की सीरीज चली हुई है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर की सीरीज चली हुई है, ठीक है ना। तो 8 में अगर मैं 13 जोड़ता हूं तो 21 ही आया कि नहीं, तो अगला जो नंबर होगा दोस्तों यहाँ पे 17 होना चाहिए, क्योंकि 13 के बाद जो हमारा अभाज्य संख्या होती है वो 17 होती है। तो मैं यहाँ पे 17 जोड़ता हूं यू में अगर आप 17 जोड़ोगे, देखिएगा यू यानी कि 21 पे है, 21 में आप 17 जोड़ोगे तो कितना बनेगा दोस्तों, 38 बनेगा कि नहीं। और 38 में से आप 26 घटाओगे तो कितना बनेगा भाई, 8 में से 6 गए 2, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 12 बनेगा, और 12 को क्या लिखोगे आप, एल, यानी कि 12 बनेगा, और 12 को क्या लिखोगे दोस्तों, एल, जो कि आपका ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, VL। ऑप्शन क्या है आपका, VL। तो आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, बी। एक बार फिर से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 के बाद दोस्तों क्या होगा, 13, और 13 के बाद जो है भाज्य संख्या होती है दोस्तों वो होती है हमारी 17 यानी कि यू में आपने पहले जोड़ा 5 जोड़ा 26 के बाद फिर क्या बचा 12, तो 12 को क्या लिखोगे, एल। तो यानी कि अगला जो टर्म होगी हमारी VL होगी, यानी कि जो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप चीजों को समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, एक लेटर तो आपको ऑप्शन ने दे दिया, दूसरे लेटर में मैंने सीरीज बनाई, लेकिन सीरीज से हमारा काम नहीं चला, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप हम फिर इन नंबरों के बीच में देखते हैं क्या घपला हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसको बीच का डिफरेंस देखा तो यहाँ पे दिखता है कि ये अभाज्य संख्या की सीरीज बनी हुई है ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर यह नंबर किसका आएगा दोस्तों, अगली जो 13 के बाद अभाज्य संख्या होती है 17। तो यू में जब आपने 17 जोड़ा तो 17 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 21। यू का नंबर 21 होता है, 21 में 17 जोड़ोगे तो 38 मिलेगा, 38 में से आप 26 को माइनस करोगे तो 4 और 8 12, और 12 को लिखते हैं दोस्तों एल। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू याद करो भाई। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, 87 भी एक सीरीज है, इसको समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में से अनुपस्थित पद का चयन करें। अच्छा, तो अगर आप इसको गौर से देख रहे होंगे भाई, इसमें आपको 2 सीरीज नजर आ रही होगी, एक तो लेटर की और एक आपको नंबर की, ठीक है। एक तो लेटर की और एक नंबर की। लेटर क्या है, DWLHECB, और एक नंबर है 32, 34, 33, 30, 32, 29, 31। तो आप एक काम करो, यहां पे आपसे पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा
इधर सीरीज लंबी है और इधर छोटी है, यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बीचों बीच है, ठीक है ना। तो आप इधर से मत शुरू करो कभी भी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे, शुरुआत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो आप पीछे से शुरू करना हमेशा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं नंबर को देख लेता हूं, है ना। सबसे पहले नंबर को, क्या लेटर को देख लो आप सबसे पहले भाई। बी से अगला नंबर क्या है, सी, यानी कि एक जोड़ा मैंने इसमें, ठीक है ना। सी 3 नंबर पर है, 3 और 2 5, यहाँ पे क्या जोड़ दिया आपने, 2 जोड़ दिया, ठीक है ना। 5 और 3 8, यहाँ पे क्या जोड़ दिया आपने, 3। तो आप समझ चुके कि जो लेटर की सीरीज चली हुई है वो +1 +2 +3, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए मेरे भाई, 4 होना चाहिए, 4, है ना। क्या होना चाहिए, 4। तो ये हो गया +4, और इससे अगला नंबर क्या होना चाहिए भाई, 5 होना चाहिए, 5, यानी कि 12, एल नंबर होता है 12, 12 में 5 जोड़ोगे 17, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो क्यू से शुरू होगा। आंसर वो ऑप्शन होगा मेरे भाई जो क्यू से शुरू होगा। तो भाई मुझे ये बताओ, क्यू से शुरू होने वाले ऑप्शन कौन सा है, ये तो है नहीं, ना ये है ना ये है, तो आंसर क्या है हमारा, सी ऑप्शन है। केवल इतना करके ही आपको अगले क्वेश्चन पे निकल जाना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आपको पूरी सीरीज चेक करनी है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इतना करना है वैसे तो आपको, कि लेटर वाली सीरीज पकड़ी तो आपने देखा कि क्या सीरीज बनी है, तो क्यू आ गया यहाँ पे, तो क्यू 17 नंबर पर होता है। इससे अगला नंबर भाई 6 आना चाहिए, 6, है ना। 17 में 6 जोड़ोगे तो 23, और 23 में फिर वापस 7 जोड़ोगे, 3 और 4 7, है ना। डब्लू है 23 है, 23 में 3 जोड़ा 26, तो 4 से समझे 4 कॉम डी लिखेंगे, तो इसका मतलब सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 वाली। अब नंबर की सीरीज देख लेते हैं भाई। अगर आप नंबर की सीरीज को चेक करना हो तो नंबर की सीरीज को चेक करिएगा। 31 और 29 कितना कम किया, 2 कम किया। फिर 29 और 32 कितना जोड़ दिया भाई, 3 जोड़ दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 32 और 30 कितना कम किया, 2 कम किया। फिर यहाँ पे कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, ठीक है ना। फिर यानी कि सीरीज क्या बनी है, -2 +3 -2 +3, तो यहाँ पे नंबर किसका है भाई, -2 का। तो यानी कि 33 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो 31 आएगा कि नहीं, तो क्यू 31 आंसर है आपका, क्यू 31, तो बिल्कुल सही है, तो यही आपका आंसर चलेगा। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, ठीक है ना। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा भाई। देखिए भाई, क्वेश्चन है ये आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में से अनुपस्थित पद का चयन करें, है ना। तो W4C3 U6 E5 S8 G7 Q10 9 वो I9 O12 K11 K16 O15 I18 Q17, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2018 शिफ्ट सेकंड का, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या मिसप्रिंट है, ठीक है ना, समझिए। मिसप्रिंट है भाई ये, कि ये जो क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ एक्चुअल में है ही नहीं। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे गलत लगा हुआ था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे गलत लगा हुआ था, वो क्यों लगा हुआ था, आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे समझोगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों गलत था यहाँ पे। अब समझिएगा, देखिए भाई, आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, तो आपको दिखता होगा 4 के बाद 3, यानी कि 4 से 1 कम कर दिया 3। फिर 4 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो 6 नंबर आया। 6 से फिर 1 कम किया 5, क्योंकि लेटर और नंबर की सीरीज है तो मैं नंबर पे काम कर रहा हूँ, नंबर को पढ़ना आसान है ना। 4 से 1 कम कर दिया 3, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 से 1 कम किया 5, फिर 6 में 2 जोड़ा 8, 8 से 1 कम किया 7, ठीक है ना। फिर 8 में 2 जोड़ा 10, 10 से 1 कम किया 9, फिर 10 में 2 जोड़ा दोस्तों 12, और 12 से 1 कम किया भाई 11, 12 से 1 कम किया 11, 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 14, 12 में से 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 14। तो यहाँ पे मैंने लिखा बेटा 14, यहाँ क्या लिख दिया 14। अब 14 है तो एक 13 कम कर दो, 1 कम कर दो, है भाई 14 और 13। जिस तरीके से 12 और 11 है, और 12 में 2 जोड़ोगे तो बेटा 14 आएगा, तो 14 में से 1 कम किया 13 लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। फिर मैं 14 में 2 जोड़ दूंगा 16 आया, 16 से 1 कम किया 15, 16 से 1 कम किया 15, फिर 16 में 2 जोड़ो 18, और 18 से 1 कम किया 17। इसका मतलब दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो आपका होना चाहिए था वो क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे होना चाहिए था, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन मार्क आपका कहाँ पे होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क आपका यहां पर होना चाहिए था, यहां पर।
क्लियर होगी बात। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट था क्वेश्चन में, लेकिन बच्चा फिर भी समझ सकता था। अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अनुपस्थित, अनुपस्थित पद का चयन करें जो अनुपस्थित है। तो क्वेश्चन मार्क को छोड़ दो, अनुपस्थित देखो कौन सा है, तो अनुपस्थित बीचों बीच यहाँ पे है इसका मतलब। तो आंसर तो 14-13 वाला है इसका मतलब। ये तो बात कंफर्म हो गई, 14-13 वाला आंसर है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, 13-14 है गलत, 14-13 14-13। बेटा दो ऑप्शन में फिर फंस गया हम, दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। देखते ही कि आंसर तो 14-13 वाला होगा। नंबर को पकड़ो, 4 से 2 ज्यादा करो 6, 6 से 2 ज्यादा 8, 8 से 2 ज्यादा 10, और 10 से 2 ज्यादा 12, 12 से 2 ज्यादा 14, और एक का कम कर रखा 14 और 13, 14-13 वाला आंसर है। दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो चुके। अब लेटर कैसे आए, अब मुद्दा ये है लेटर कैसा है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है कोडिंग डिकोडिंग की, यानी कि आपके प्लेस वैल्यू भी याद है ना, और साथ में लेटर के अपोजिट लेटर भी याद है, तो आप इसको चुटकियों में बना सकते हो। कोई कम बत्ती करने की जरूरत नहीं पड़ने की आपको। आप मुझे एक बात बताओ, डब्लू जो है ये 23 होता है। डब्लू क्या होता है? 23 प्लेस वैल्यू। डब्लू की प्लेस वैल्यू 23 है। और अगर मैं डब्लू के अपोजिट लेटर की बात करूं तो डब्लू का अपोजिट लेटर होता है डी, और डी की प्लेस वैल्यू बेटा 4 है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 4 का जो लेटर है वो डी है, और डी का अपोजिट क्या है? डब्लू। डी का अपोजिट क्या है? डब्लू, ठीक है ना। और सी 3, यानी कि यहाँ तो सीधा सीधा प्लेस वैल्यू लिख रखा है। तो लास्ट वाले का 13 है, 13 के साथ तो एम है, 13 के साथ तो एम है, तो 13 के साथ तो एम है, 13 के साथ यहाँ पे भी एम है, 13 के साथ यहाँ पे भी एम है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप E5 है, G7 है, सबकी प्लेस वैल्यू है लास्ट वालों की, तो है ना, लास्ट वालों की सबकी क्या है? प्लेस वैल्यू है। Q17 है, सबकी प्लेस वैल्यू है। तो इसका मतलब 13 के साथ बेटा एम होगा, है ना। 13 के साथ क्या है? एम। तो O13, यानी कि ये एम इधर नहीं आएगा, एम आएगा बेटा इधर, एम आएगा इधर। एम की प्लेस वैल्यू सीधी 13, ठीक है ना। जैसे कि O15 है तो एम 13 है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कर रहा है 14, है ना। तो यहां से देख लो आप, 4 का जो लेटर होता है वो डी होता है, 4D होता है, यानी कि प्लेस वैल्यू डी की 4 है, और डी का अपोजिट डब्लू है। ये 6 का मतलब एफ है, एफ का अपोजिट क्या है भाई? यू। 8 का मतलब एच है, एच का अपोजिट होता है एस। तो इसका मतलब क्या होगा? 14 का मतलब क्या है दोस्तों? 14 का मतलब एन है, और एन का अपोजिट होता है बेटा एम। तो आंसर दोस्तों क्या होगा? M14 M13, M14 M13। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, न कि ये एन, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या है भाई? डी ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। लेकिन बस देखने का नजरिया होना चाहिए। अगर तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज है कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है ना, तो आप समझ जाओगे कि करना क्या था क्वेश्चन में। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 4 और 2 6 सीरीज बनाते चलेंगे, फिर W21 की सीरीज बना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो साफ साफ दिख रहा है ना। 4D, डी का अपोजिट W, C की प्लेस वैल्यू। बस आपको ये देखना है अगला नंबर क्या है। 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14। तो 14 और 13 वाला आंसर है। तो दो ऑप्शन तो हमने देखते ही काट दिए, क्योंकि यहाँ 13-14 था। आंसर है हमारा 14-13 वाला। अब हमने देखा C3 E5, है ना, G7, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? I9, तो M13 यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखी है इसका मतलब। तो ये क्या था? ये 14 का अपोजिट है, यानी कि 14 होता है N के लिए और N का अपोजिट होता है M। तो आंसर है हमारा M14 M13। क्लियर हुई बात, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। तो मैं आशा करता हूं भाई अब तो समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई ये क्वेश्चन कैसा है, क्या है क्वेश्चन। इसमें कोई सीरीज दी गई है, ये भी अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच अंतर क्या है। तो यानी कि संख्याओं की गिनती करनी है, एक तो संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच अंतर क्या है। तो संख्या कितनी है टोटल और स्वर कितने हैं टोटल, इनके बीच अंतर करना है, बस ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो सीरीज दी गई है, इसका मतलब यहाँ पे तो काउंटिंग ही करनी पड़ेगी, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो संख्या गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6, जीरो भी संख्या है, 6 7 8 9 और 1 10। तो संख्या कितनी है बेटा? 10। स्वर, स्वर टोटल 5 है, A E I O U। लेकिन इसमें कितने हैं सीरीज में वो देख ले, ठीक है ना। इस सीरीज में स्वर कितने हैं उसको देखना है। तो एक ए स्वर है, ABCDEFGHI। ई भी स्वर है, 2 हो गया।
फिर यहाँ पे 3 हो गया, यू भी स्वर है 3, फिर यहाँ पे कौन हो गया ओ, 3 और 1 4, और यहाँ पे क्या है आई भी एक स्वर है, तो सारे के सारे स्वर आ रहे हैं 5 के 5, तो 5 स्वर है, तो अंतर कितना हुआ भाई 5। ये आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें काउंटिंग करनी है। तो इसका मतलब एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपकी नजर कितनी तेज है, कितनी जल्दी से आप पहचान पाओगे चीजों को, बस ये जानना चाहता था, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है ना, क्वेश्चन सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 90 समझिएगा भाई, ये भी सवाल 100% एग्जाम में आता है। ठीक है ना, इस टाइप का सवाल भी पूछता है बोर्ड मास में, तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, बिल्कुल भी गलती मत करें। यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन आने हैं इस तरह के। ठीक है, समझिएगा भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम प्लस को भाग का निशान से और माइनस को गुणा से प्रतिस्थापित कर दे, यानी कि प्लस को रिप्लेस करना है भाई, प्लस को रिप्लेस करना है डिवाइड से, किससे डिवाइड से, और डिवाइड को करना है इसका मतलब प्लस से। कभी तुम केवल प्लस को भाग से करो रिप्लेस, यानी कि दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज करना है, बात समझ में आई। तो माइनस को करना है मल्टीप्लाई से, यानी कि माइनस को रिप्लेस करो मल्टीप्लाई से, और मल्टीप्लाई को रिप्लेस करो माइनस से। तो निम्नलिखित समीकरण का क्या मान होगा? तो प्लस को डिवाइड कर दो, प्लस को डिवाइड से करना था और डिवाइड को प्लस से करना था। ठीक है ना, मल्टीप्लाई को माइनस से करना था और माइनस को किससे करना था? मल्टीप्लाई से। ठीक है दोस्तों, यही तो काम करना है भाई। चलो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि इसको करना है डिवाइड, इसको करना है यहाँ पे प्लस, और इसको करना है माइनस, और इसको करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो आप बोर्ड मास का नियम जानते हो अच्छे से। बोर्ड मास ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे न तो ब्रैकेट है ना ऑफ है। उसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, किसको? डिवाइड को, उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन को, और उसके बाद हम प्लस को, और उसके बाद हम माइनस को। चाहे आप प्लस और माइनस में से किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्लस और माइनस ये दोनों मिलकर सेगमेंट बनाते हैं। सेगमेंट का मतलब है पूरे क्वेश्चन को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो प्लस और माइनस में से चाहे तुम किसी को भी पहले सॉल्व कर लो, लेकिन प्लस और माइनस से पहले सॉल्व होगा भाग, भाग से के बाद में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, और आप जब सॉल्व करो तो अपनी मर्जी से भाई, अपनी मर्जी से ब्रैकेट लगा सकते हो कि किसको आप पहले सॉल्व करना चाहते हो। तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया अपनी मर्जी से, ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है ना, फिर हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, इसको भी ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है ना, अब ये देखो 4 अठे 32, 8 आ गया, प्लस आ गया बीच में, यहां पे 3 आ गया, और यहां पे माइनस, 5 दूनी 10। क्लियर होगी बात। अब यहां पे देखिएगा 8 और 3 11, 11 में से 10 घटाओगे तो क्या बचेगा भाई? 1 बचेगा, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे आप इसको, मैं उम्मीद रखता हूं आपसे इतनी तो है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। देखो भाई, क्वेश्चन है बढ़िया एकदम, कतई टॉप क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन। लेकिन ये क्या है देखते हैं पहले। क्वेश्चन है भाई कि दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा या से समीकरण पर्याप्त आवश्यक है। प्रश्न x और y दोनों धनात्मक पूर्णांक है। तो भाई x और y ये दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। तो x का मान क्या है? तो हमें निकालना है x का मान क्या होगा। ठीक है, आपके पास समीकरण है, क्या है समीकरण? x + 2y = 14, यानी कि ये आपकी पहली समीकरण दे दी है ना, और दूसरी है x - y = 2, x - y = 2, ये आपकी दूसरी समीकरण है, दूसरी इक्वेशन है। ठीक है ना, तो आपको केवल ये बताना है ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सफिशिएंट है x का मान निकालने के लिए। तो दोस्तों ये होता है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, और वीडियो 2018 के एग्जाम में डाटा सफिशिएंसी में से कम 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। डाटा सफिशिएंसी में तुम्हें कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना होता। जितने भी चैप्टर आपने रीजनिंग में पढ़े हैं, जितने भी चैप्टर है ना, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो, कोई भी चैप्टर हो, उन्हीं को पूछता है, बस वो ऑप्शन में फिट कर देगा कोई बात कि बताओ उस कौन सी बात का मैं यूज करके आंसर दे सकता हूं, बस इतना बताना होता है। ठीक है ना, बाकी सारे कंसेप्ट वही होते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा। तो यहां पे क्या है, यदि x और y दो धनात्मक पूर्णांक है, x और y दो धनात्मक पूर्णांक है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो समीकरण दी हुई है x + 2y = 14 और x - y = 2, दो समीकरण हमारे पास है। ठीक है ना, तो एक बात समझना दोस्तों, है तो ये थोड़ा मतलब दे तो रखा रीजनिंग का क्वेश्चन रीजनिंग में, लेकिन ये
छोटी सी बात है इसमें, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मान सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखिएगा हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस 2y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2। ये इक्वेशन पहली है हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास दूसरी है, और आपसे वो x का मान जानना चाहता है। x का मान, x का मान है ना, लिख रहा ना x का मान, इसका मतलब x का बिल्कुल एग्जैक्ट मान चाहिए। क्या चाहिए? x का बिल्कुल एग्जैक्ट मान चाहिए। तो दोस्तों हमेशा बात को याद रखना, ठीक है ना। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है किसी इक्वेशन में, अगर दो वेरिएबल है तो हमें इक्वेशन भी दो ही चाहिए। अगर तुम्हें एग्जैक्ट मान निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है ना किसी भी वेरिएबल की, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो मेरी बात को याद रखना, जितने वेरिएबल होते हैं इक्वेशन भी उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर एक इक्वेशन है उसमें तीन वेरिएबल दे दिए गए तो इक्वेशन भी बेटा तीन ही चाहिए, अगर आपको एक्स वाई और जेड का एग्जैक्ट मान निकालना हो, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैथमेटिक्स की थी, ठीक है, तो समझिएगा भाई। अब x का मान पूछना चाह रहा है, हमारे पास वेरिएबल दोस्तों दो है, x और y, और इक्वेशन भी कितनी है? दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको x की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब इक्वेशन भी दो चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि इक्वेशन फर्स्ट का भी इस्तेमाल होगा, इक्वेशन दो का भी इस्तेमाल होगा। दोनों ही इक्वेशन का प्रयोग करके हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं x की। केवल और केवल एक इक्वेशन से मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, एग्जैक्ट वैल्यू x की नहीं निकाल सकता। बात समझ में आई? तो हम ऑप्शन ए को देखते हैं। x का मान प्राप्त करने के लिए केवल समीकरण एक पर्याप्त है। भाई साहब बिल्कुल नहीं होगी x का मान प्राप्त करने के लिए केवल एक समीकरण, क्योंकि दो वेरिएबल है हमारे एक समीकरण में, और दो अगर वेरिएबल है तो इक्वेशन भी दो चाहिएगी, तो एक समीकरण से आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो मैंने गलत काट दिया। कह रहा कि बी ऑप्शन में x का मान प्राप्त करने के लिए केवल दो समीकरण पर्याप्त है। भाई दूसरी इक्वेशन में भी तो दो वेरिएबल है, x और y, दूसरी इक्वेशन में भी तो दो वेरिएबल है, तो अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिएगी। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो चुका, ठीक है ना। सी ऑप्शन देखते हैं। x का मान प्राप्त करने के लिए न तो समीकरण फर्स्ट और न ही समीकरण सेकंड अकेले पर्याप्त है। यह बात बिल्कुल सही कह रहा, केवल पहली और केवल दूसरी बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। यह कह रहा कि परंतु दोनों एक साथ आवश्यक है। भाई बिल्कुल सही, दोनों को अगर एक साथ सॉल्व करोगे तब जाके तुम्हें x की कहीं ना कहीं एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, या फिर y की भी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो बिल्कुल सी ऑप्शन ये बिल्कुल बात सही कह रहा है, ठीक है ना दोस्तों। ये कह रहा है कि कोई भी एक समीकरण या दोनों समीकरण संयुक्त रूप से x का मान प्राप्त नहीं कर सकती। तो भाई ये डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, केवल आपको इतना करके आगे निकलना है। याद रखना इस बात को, चाहे नोट कर लेना किसी अच्छी सी सुंदर सी कॉपी पर सुंदर सुंदर हाथों से, ठीक है ना, कि भाई अगर हमारे पास एक इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल है और हमें उसकी x की और y की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो दो इक्वेशन चाहिए। अगर इक्वेशन में तीन वेरिएबल हो तो हमें तीन ही इक्वेशन चाहिए। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगर आप कहते हो सॉल्व भी करा देते हैं इसको। देखिएगा, अगर आपको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, तो मैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा, यानी कि एक वेरिएबल को मैं एलिमिनेट करने की साजिश रचूंगा। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे x का मान चाहिए, तो मुझे y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? y का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आया? 2x माइनस 2y बराबर 2 दूनी 4। क्लियर होगी बात? अब पहली इक्वेशन को और ये जो हमारी इक्वेशन आई तीसरी, इस तीसरी इक्वेशन को मैं जोड़ दूंगा। पहली को और तीसरी को जोड़ोगे तो 2y से 2y कटेगा, तो 2x और x कितना दोस्तों? 3x बराबर 14 और 4 कितना दोस्तों? 18। तो x का मान कितना आया? 3 छंग 18। तो x की वैल्यू जो आई एग्जैक्ट वो 6 है दोस्तों, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है? 6। पहली, दूसरी या तीसरी में से किसी से भी निकाल लो आप y की वैल्यू। x का मान 6 रखोगे यहाँ पे तो 6 घटेगा, 14 में से 6 गए 8, 2y बराबर 8, y बराबर कितना होगा दोस्तों? 4। तो y की भी वैल्यू एग्जैक्ट निकलेगी। तो इसका मतलब दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए। मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे, मुझे आशा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92। देखिए भाई 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी डाटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए भाई
क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 92 में दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। ठीक है, सुधाकर रमेश से लंबा है और राजेश सुधाकर से छोटा है और उनमें से सबसे छोटा कौन है। चार ऑप्शन है हमारे पास। रमेश सबसे लंबा व्यक्ति है, सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है और राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। क्लियर है बात। देखिए, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन जब आता है तो आपको वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल आपको ऑप्शन पे टिक मार्क करके निकल जाना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है और कौन सा ऑप्शन हमारा गलत होगा, कौन सा ऑप्शन हमारे उत्तर को निकाल सकता है और कौन सा ऑप्शन हमारे उत्तर को नहीं निकाल सकता। बस आपको यही पहचानना होता है। ठीक है ना, बहुत फास्ट करना होता है इसको, लेकिन यहां पे समझाना है इसलिए मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिएगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि कौन सबसे लंबा है कौन सबसे छोटा है, तो मैंने अक्सर देखा है ऑफलाइन बैच में बहुत सारे बच्चे पता नहीं कहां कहां पढ़ के आते हैं और वे मैंने बोला कि रमेश सबसे लंबा है तो रमेश के लिए सबसे लंबी लाइन खींच देगा, कह रहा है कि राजेश छोटा है उससे छोटी छोटी लाइन खींच देगा इस तरीके से, है ना, और उससे छोटा दिनेश है तो इस तरीके से। तो भाई लाइन वाइन मत खींचना कभी भी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, लंबे वाला क्वेश्चन हो, छोटे वाला क्वेश्चन हो, तो कभी भी ये वाली गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप कर तो लेते हैं इस तरीके से सवाल को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर सवाल थोड़ा सा मॉडरेट कर दे, थोड़ा टिपिकल बना दे तो दिक्कत आती है। बीचों बीच जाके सवाल के बीच में जाके फंस जाते हैं कि लंबी लाइन ये है ये फिर ये है, तो गड़बड़ होनी स्टार्ट होगी। तो हमें बिल्कुल साफ सुथरी चीजें लिखनी है। अब देखिएगा, हम ऐसे क्वेश्चन के लिए हम दो साइन का इस्तेमाल करते हैं, एक तो ग्रेटर देन और एक लेस देन। ठीक है ना, एक तो ग्रेटर देन और एक लेस देन, इनका इस्तेमाल करते हैं, याद रखना हमेशा। ठीक है, देखिएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन में सुधाकर रमेश से लंबा है, तो हमें पक्का पता चल चुका सुधाकर जो है ना, सुधाकर रमेश से लंबा है, तो बड़ा कर दिया इसको मैंने इधर को, तो रमेश से लंबा है। ये चोंच उसी के चुभेगी जो गरीब आदमी होगा, जो कमजोर आदमी होगा। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब बड़ा ये है छोटा ये है, छोटे के चुभती है चोंच हमेशा। ठीक है ना, तो सुधाकर जो है रमेश से क्या है, लंबा है। राजेश सुधाकर से छोटा है, राजेश सुधाकर से छोटा है, तो सुधाकर से छोटा है कौन, राजेश। सुधाकर से कौन छोटा है भाई, राजेश छोटा है। कौन छोटा है बेटा, राजेश। सुधाकर से राजेश छोटा है ना, राजेश सुधाकर से छोटा है लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि उनमें सबसे छोटा कौन है, तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटा कौन है। तो आप मुझे एक बात बताओ, हमारे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि सुधाकर रमेश से बड़ा है यानी कि लंबा है, सुधाकर रमेश से लंबा है और सुधाकर राजेश से भी लंबा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाया कि सबसे छोटा कौन है। तो लेकिन ये जरूर पता है बेटा में कि सुधाकर रमेश से भी बड़ा है और राजेश से भी बड़ा है, ये तो हमें जरूर पता है कि सुधाकर रमेश से भी लंबा है और राजेश से भी लंबा है। तो इस बात का मतलब मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि सुधाकर राजेश और रमेश दोनों से लंबा है। इस बात का मतलब हुआ कि सुधाकर सबसे लंबा है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछता सबसे लंबा कौन है तो मुझे किसी भी निष्कर्ष की, किसी भी ऑप्शन की जरूरत नहीं थी, है ना, कि सबसे लंबा कौन है, देखते ही पहचान जाओगे सुधाकर सबसे लंबा है। लेकिन मुद्दा तो बेटा ये है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा हमें पता कैसे चलेगा, सबसे छोटे का भाई दिक्कत कर रहे हैं रमेश और राजेश ये दोनों मिलकर, इनमें पता करना पड़ेगा रमेश और राजेश में, रमेश और राजेश में कि रमेश और राजेश में कौन लंबा है और कौन छोटा है ना। ये तो पता चल ही चुका सुधाकर सबसे लंबा है। तो समझिए अब हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी कि कौन सा ऑप्शन ये बताएगा कि रमेश बड़ा है कि राजेश बड़ा है, या फिर रमेश छोटा है कि राजेश छोटा है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए को पकड़ते हैं हम, रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है। कह रहा कि रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है। अरे भाई पता हमें सुधाकर है सबसे लंबा व्यक्ति, रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, ये बात तो मैं पता है सुधाकर है। तो इस ऑप्शन ने हमारी कोई मदद नहीं की, इस ऑप्शन ने हमारी कोई मदद नहीं की कि जितनी इंफॉर्मेशन इस ऑप्शन ने दी इतनी इंफॉर्मेशन हमें पहले से ही पता है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो बी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं भाई। सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, ये भी पता है भाई हमें, सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है क्योंकि सुधाकर तो सबसे लंबा है, ये तो हमें पता है। तो बी ऑप्शन भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, हटा दिया मैंने इसको भी। ठीक है ना, सी ऑप्शन पे चलते हैं। राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, कह रहा कि राजेश जो है ना, राजेश वो सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, ये तो हमें पता है कि राजेश जो है सबसे लंबा व्यक्ति नहीं होगा क्योंकि सुधाकर है। तो सी ऑप्शन भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाया। अगर आपने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया बेटा तो जो ऑप्शन एक बचा वही
हमारा आंसर है। आपको केवल इतना काम करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चेक भी नहीं करना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि हमने ये चीज देख ली कि 3 ऑप्शन में से हमें कोई भी मदद नहीं करने आया, तो 3 के 3 ऑप्शन हमारे गलत है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा जो हमारा सही होगा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं फिर, ठीक है। यहां तो चेक करना है लेकिन एग्जाम में चेक नहीं करना है, ठीक है ना। देखिएगा, राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। हमें यह पता चल चुका बेटा कि राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब जो ये राजेश है ये सबसे छोटा नहीं है। लेकिन हमें यह पता था कि सुधाकर सबसे बड़ा है, सुधाकर सबसे बड़ा है और राजेश सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब सुधाकर के बाद राजेश होगा और राजेश के बाद रमेश होगा। तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है बेटा? सबसे छोटा व्यक्ति रमेश है, इसका मतलब। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें डी ने दी, डी ने हमें मदद की। मदद किसने की? डी ने। जो मदद करेगा वही आंसर होगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे? तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो ये बनेगा, मतलब सही जो फिगर बनेगा। लेकिन इसकी जरूरत क्या है भाई हमें बनाने की पेपर में? हमें तो इस पे टिक मार्क करना, आगे बढ़ना, समय बचाना है। केवल कहने का मतलब ये है, मुद्दा ये है, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है भाई। देखिएगा, पढ़ लो इतने, मैं पानी पी लूं, बहुत बोलना पड़ रहा है आज तो। भाई कम से कम वीडियो शेयर किया करो, ठीक है ना, ताकि लोग बाग पहचाने हमें भी। चलिए भाई 45 मिनट की वीडियो हो चुकी है अभी तक, मुझे लगे जागी है लंबी, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 93। दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। चलो, प्रश्न दिया हुआ है कि दो लड़के अल्पेश और ध्रुवित, अल्पेश और ध्रुवित, और दो लड़कियां सगुना और वंदना का एक समूह एक गोल मेज के चारों ओर बैठा है। किस मेज के? गोल मेज के चारों ओर बैठा है। सभी का मुंह अंदर की ओर है, सभी का मुख अंदर की ओर है और उनके बीच बराबर दूरी है, ठीक है। अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच बैठा हुआ है। कह रहा कि अल्पेश कहां बैठा हुआ है? अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच बैठा है। वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? तो आपसे पूछना चाहता है वंदना के तत्काल, तत्काल का मतलब इमीडिएट है ना, वंदना के तत्काल बाईं ओर, यानी कि वंदना के इमीडिएट लेफ्ट बाईं ओर कौन बैठा है, आपसे ये जानना चाहता है। क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कह रहा कि कौन सा विकल्प, कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। तो वही बात है कि जो विकल्प हमें मदद करने के लिए आएगा तो वही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई? चलिएगा, तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई। क्लास शिफ्ट 1 की जो क्लास 1 थी, तो उसमें भी क्लास 1 या क्लास 2 या क्लास 3 कोई सी में भी, तो आप उसको जाके देखिएगा, वहां पे मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से हमें बैठाना होता है ना। तो चलिएगा देखिएगा भाई, ये हमारा सर्किल है, गोल मेज पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये बैठे हुए हैं गोल मेज पे। देखिएगा भाई, अगर ये गोल मेज पे बैठे हुए तो किस तरीके से बैठ सकते हैं आप देखिएगा भाई। अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच में बैठा हुआ है, 4 लोग हैं। एक को मैंने इधर बैठा दिया अंदर की ओर मुंह करके, एक को मैंने इधर बैठा दिया अंदर की ओर मुंह करके, एक को इधर बैठा दिया अंदर की ओर मुंह करके, एक को मैंने बैठा दिया इधर। तो मैंने कहा था कि हमेशा हम शुरुआत करेंगे इस वाले पॉइंट से जो नीचे होता है, यानी कि कर तो आप कहीं से भी सकते हो, लेकिन हमेशा हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस एक पॉइंट से करते हैं ताकि चीजें आसान लगे, ठीक है ना। चलिएगा, अब इसमें कहा गया है कि सभी का मुख अंदर की ओर है और उनके बीच बराबर दूरी है। अल्पेश ध्रुवित और सगुना, अल्पेश कहां बैठा है? ये मैंने लिखा अल्पेश, अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच बैठा है। चलो ठीक है, यहां पे मैंने ध्रुवित को बैठा दिया कि ये ध्रुवित हो गया, ध्रुवित और सगुना के बीच बैठा है सगुना, ये मैंने क्या कर दिया सगुना। अब एक बच्चा चिल्लाया कि सर ध्रुवित को आपने इधर ही क्यों बैठाया? बात तो उसकी सही है कि ध्रुवित को तो मैं इधर भी बैठा सकता हूं ना, तो मैं ध्रुवित को तो मैंने ही बैठा दिया, ध्रुवित को मैं इधर भी बैठा सकता हूं, ठीक है ना। सगुना को मैं इधर भी बैठा सकता हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं सगुना,
सगुना को मैं इधर भी बैठा सकता हूं, क्योंकि पक्का नहीं पता लग पाया ना कि ध्रुवित किधर है और सगुना किधर है। भाई अल्पेश इनके बीच में बैठा है, ध्रुवित और सगुना के। अब ये तो नहीं पता ना ध्रुवित इधर बैठा है कि इधर बैठा है, तो इसका मतलब ध्रुवित के बैठने की दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ध्रुवित इधर भी बैठ सकता है और ध्रुवित इधर भी बैठ सकता है। अगर ध्रुवित इधर है तो सगुना इधर होगी, और अगर ध्रुवित इधर है तो सगुना उधर होगी। यानी कि मेरे पास ध्रुवित और सगुना को बैठाने की दो पॉसिबिलिटी है अभी तक। क्लियर हुई बात? आप कहोगे सर बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्रुवित और सगुना के बीच बैठा है, वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? तो बची कौन? वंदना। तो ये पक्का हुआ कि वंदना तो भाई यहीं बैठेगी, वंदना तो यहीं पे बैठेगी। बात पक्की होगी क्या? आप कहोगे सर पक्की होगी। और वंदना के इमीडिएट लेफ्ट पूछ रहा है, तो आप मुझे एक बात बताओ, वंदना के तत्काल बाएं, अगर वंदना अंदर की ओर मुंह करती है तो राइट हैंड इसका इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। क्लियर होगी बात यहां पे? तो वंदना के तत्काल बाएं यानी कि इस पॉइंट पे बताना है कि इधर कौन बैठा है, इस पॉइंट का बताना है। इसका मतलब मुझे ये, ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन इतना है कि इस पॉइंट पे कौन बैठेगा, सगुना बैठेगी या ध्रुवित बैठेगा, ये बताना है कि वंदना के इमीडिएट लेफ्ट बाईं ओर कौन बैठा है। बात समझ में आई क्या? तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन ने दे दी। अब हम ऑप्शन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि वंदना अल्पेश के सामने बैठा है, वंदना अल्पेश के सामने बैठा है। मेरे भाई इतनी बात तो मैं यहां से इंफॉर्मेशन से ही पता है, तो क्या इसने कोई मदद की? आप कहोगे सर इसने हमारी कोई मदद नहीं की, तो इसको आप गलत काट दीजिए। तो मैंने काट दिया, ठीक है ना। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। कह रहा कि ध्रुवित सगुना के सामने बैठा है, तो भाई ध्रुवित को यहां बैठाओगे तो सगुना वहां बैठेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर ध्रुवित को यहां बैठाओगे तो सगुना इधर बैठेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो इसका मतलब ध्रुवित और सगुना के सामने बैठेगा ही बैठेगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें इस इतने क्वेश्चन से ही पता है। तो इसने कोई मदद की? आप कहोगे सर नहीं, इसने भी कोई मदद नहीं की। तो इसका मतलब ये भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये अगर मदद नहीं कर सकता, हम इसको बिल्कुल जान से मार देंगे, काट देंगे बिल्कुल। ठीक है ना। सी ऑप्शन कह रहा है कि ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है, ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं। अब अल्पेश इधर है भाई, अल्पेश का राइट हैंड पड़ेगा इधर, है ना। अल्पेश का तुरंत दाएं यानी कि ध्रुवित कहां बैठा है? अल्पेश के तुरंत दाएं। तो इस ऑप्शन ने हमारी मदद कर दी, क्योंकि हमें इसी पॉइंट के बारे में बताना है कि यहां कौन बैठेगा। तो सी ऑप्शन कहता है अल्पेश के तुरंत दाएं ध्रुवित बैठा है, तो इसका मतलब सगुना नहीं बैठी। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे सगुना नहीं बैठी है, यहां पे सगुना नहीं बैठी है, यहां पे ध्रुवित बैठेगा। तो इधर ध्रुवित नहीं बैठा है, यहां पे सगुना बैठेगी। इसका मतलब ये हुआ। तो हमारी मदद कौन करने आया? सी ऑप्शन मदद करने आया भाई। तो इसका मतलब हमें इसी पॉइंट के बारे में बताना था कि यहां पे कौन बैठा है। तो यहां पे कौन बैठा है भाई? यहां पे ध्रुवित बैठा है। इस बारे में किसने बताया हमें? सी ऑप्शन ने बताया। तो इसका मतलब इसने अगर हमारी मदद की तो आंसर भी यही होगा। डी ऑप्शन को चेक कर लो। ध्रुवित और सगुना एक दूसरे के साथ नहीं बैठी है, ये बात तो मैं पता है कि ध्रुवित और सगुना एक साथ नहीं बैठी है, ये आमने सामने बैठी है। तो ये इसने भी तो मदद नहीं की थी हमारी, तो ये भी हटेगा। तो आंसर तो सी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को एलिमिनेट करना होता है। यानी कि जो मदद करेगा वो आंसर होगा, और जो मदद नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, वो हमेशा कटेगा ही कटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताया करें जो बच्चा अभी मुझे देख रहे हो, है ना, तुम देख रहे हो ना मुझे, तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्त, कि ये समझ में मैं देख रहा हूं कैमरे के पीछे हमें मुझे कौन कौन देख रहा है। ठीक है, तो बताना जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94। 94 भी भाई हमारा कैसा है क्वेश्चन? ये भी हमारा डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर हमारा क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है। चलो देखते हैं। दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। कह रहा है कि कौन सा विकल्प हमारी मदद करेगा, ये वो आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न है ए बी का पति है और सी ए का पुत्र है। कह रहा है कि ए बी का पति है तो जेंडर ए का क्लियर है, ए बी का पति है। ए कौन है भाई? इस बी का पति है, तो गठबंधन कर दो बी के साथ, तो बी का पति कौन हो गया भाई? ए हो गया। चलिए भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा कि और सी ए का पुत्र है। सी किसका पुत्र है? और सी ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन हुआ बेटा? सी। तो सी नीचे आ गया, ए का पुत्र है सी, सी ए का पुत्र है। अब कह रहा कि डी और ई, डी और ई
एफ के बच्चे हैं। अब डी और ई, ना तो यहां पे कहीं डी है और ना ही यहां पे ई है और ना ही यहां पे एफ है। क्या कह रहा है कि डी और ई एफ के बच्चे हैं जो। अब जो वर्ड हमेशा पास वाले के लिए बोलते हैं, शिफ्ट 1 की क्लास देख लेना, सब कुछ समझाया हुआ है। तो जो हमेशा किसके लिए बोलेगा? पास वाले के लिए। अब जो के नजदीक बेटा डी है, ई है, एफ है। आप कहोगे सर एफ है, तो इसका मतलब यहां पे जो का मतलब क्या है? एफ है। एफ ए और बी की बहू है, एफ ए और बी की बहू है। इसका मतलब एफ जो है ए और बी की बहू है। तो इसका मतलब बहू तभी बनेगी बेटा जब ए और बी का जो लड़का होगा वो एफ से शादी करेगा। ए और बी का जो लड़का होगा वो किससे शादी करेगा बेटा? वो एफ से शादी करेगा। अब मुद्दा ये आया भाई कि जो ए और बी का लड़का है, अब इसके बारे में ये नहीं बताया गया कि ये इकलौता ही है। अभी तक ये तो नहीं बताया ना कि सी इकलौता ही पुत्र है। अगर सी इकलौता पुत्र है तो एफ भी इकलौती बहू बनेगी, ठीक है ना। अभी तक मुझे ये नहीं पता बेटा सी इकलौता है। तो चलिए मैं दो पॉसिबिलिटी बनाऊंगा यहां पे। तो मैंने मान लिया कि इसका इन दोनों का एक लड़का हो रहा है, इसको मैंने ग्रीन से कर दिया कि एक लड़का हो रहा है और इसकी शादी एफ के साथ हुई, इसकी शादी एफ के साथ हुई। या फिर मैंने कहा कि नहीं, इसकी शादी हमने सी के साथ कराई, ठीक है ना। अभी दो पॉसिबिलिटी करा दी मैंने कि एक लड़का और है ए और बी का, कि उसकी शादी एफ के साथ होगी या फिर सी के साथ होगी। या तो सी के साथ है या फिर एफ के साथ है। अगर एफ के साथ होगी तो एफ सी की भाभी बनेगी, और अगर सी के साथ शादी होगी तो पत्नी बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक मुझे ये नहीं पता चल पाया था कि सी इकलौता पुत्र है या फिर और भी कोई पुत्र है। तो इसलिए मैंने दो पॉसिबिलिटी बनाई एफ के लिए। तो जो ए और बी की बहू है, तो डी और ई किसके बच्चे हैं भाई? डी और ई एफ के बच्चे हैं। अगर डी और ई एफ के बच्चे हैं तो डी और ई इधर भी हो सकते हैं। या भाई डी और ई एफ के बच्चे हैं तो सी का भी बच्चे होंगे। डी और ई अगर इधर एफ के बच्चे हैं तो इसके भी बच्चे होंगे। क्लियर होगी बात? इतनी बात समझ में आई आपको? सर इतनी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई, ठीक है ना। जो ए और बी के वो है। अब कह रहा है कि सी और एफ के बीच क्या संबंध है। आपसे जानना भी यही चाहता है कि सी का एफ से क्या संबंध है, सी का एफ के साथ क्या संबंध है। अब देखिए, अगर इसका कोई भाई होगा तो सी का एफ के बीच में देवर भाभी का संबंध होगा, और अगर कोई भाई नहीं है, सी खुद इकलौता है, तो इसका मतलब पति पत्नी का संबंध होगा। तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी है अब हमारे आंसर की, या तो पति पत्नी होगा या फिर क्या होगा? देवर भाभी होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये बात कौन बताएगा हमें? जो ऑप्शन हमारी मदद करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई। सी और एफ का संबंध पति पत्नी का होगा या फिर देवर भाभी का होगा, ये हमें ऑप्शन बताएगा कि पति पत्नी का है या फिर देवर भाभी का है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि सी की दो बहनें हैं, एक उससे बड़ी है और दूसरी उससे छोटी है। सी की दो बहनें हैं, एक उससे बड़ी है, एक उससे छोटी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पहला ऑप्शन ये क्लियर तो नहीं करता ना कि सी का कोई और भाई नहीं है? है भाई, उसने बहन बहन के बारे में बताया कि सी की दो बहनें हैं, एक उससे बड़ी है, एक उससे छोटी है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बहनों के साथ कोई भाई है या फिर नहीं है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ने क्लियर नहीं कर पाया कि सी का भाई है या फिर नहीं है। बहनों के बारे में तो पता है। अब मैं कह दूं कि ए के दो बहनें हैं, एक ही दो बहनें हैं, एक तो ये बना दी मैंने, एक ये बना दी। अब ए के बारे में, भाई के बारे में तो पता ही नहीं, क्या पता हो भाई भी है भाई। अब भाई को तो बहन नहीं कह सकते ना, या बहन को भाई कह देंगे? नहीं कह सकते। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ऐसे ही है। पहला ऑप्शन जो है, सी की दो बहनें, एक उससे बड़ी और एक उससे छोटी। अभी तक पहले ऑप्शन ने हमारी भाई के बारे में मदद नहीं की कि सी का कोई भाई और है या नहीं। तो इसका मतलब बहनों से हमें कोई लेना देना नहीं है, भाई से लेना देना है। अगर भाई होगा देवर भाभी बनेगी, और अगर इकलौता होगा तो पत्नी बनेगी। तो हमें भाई चाहिए कि भाई है या फिर नहीं है, ठीक है ना। बहनों से कोई लेना देना नहीं है। तो ए ऑप्शन ने हमारी कोई मदद नहीं की इसका मतलब, तो मैंने इसको काट दिया। बी ऑप्शन को देखते हैं। सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। अगर इकलौता पुत्र है बेटा तो इसका मतलब ये सब कुछ खत्म हो चुका। इकलौता पुत्र है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो इकलौता पुत्र है, इसका मतलब एफ जो होगी अब हमारे सी की ही पत्नी होगी। एफ जो होगी अब हमारे सी की ही पत्नी होगी। और डी और ई जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये एफ और सी दोनों के बच्चे होंगे। बात समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल आई। तो सी और एफ के बीच क्या संबंध है? ये हमारे बी ऑप्शन ने बता
दिया कि सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। अगर इकलौता पुत्र है तो इस बात का मतलब यह हुआ कि एफ सी की पत्नी है। और हमें यही चाहिए था कि क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में, देवर भाभी का या पति पत्नी का। तो हमारे बी ऑप्शन ने बताया इस बात को कि पति पत्नी का है। और डी और ई जो नन्हे नन्हे बालक है ये एफ और सी दोनों के हैं। और डी और ई ए और बी के क्या लगेंगे, पोता पोती लगेंगे। वो पोता पोती कुछ भी लग सकते हैं भाई, हमें डी और ई का जेंडर क्लियर नहीं है। क्लियर होगी बात, ये तो पोते होंगे दोनों, या फिर पोता पोती होंगे, या फिर दोनों पोती होगी, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन हमें इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना, हमारा काम हो चुका। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब आ चुका। कह रहा कि डी और ई का भाई है, इससे क्या मतलब है मेरा, डी का भाई है, हमें तो एफ और सी से मतलब है ना कि उनका संबंध बताना था। तो ई और डी का बहन है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बी ऑप्शन ने हमारी मदद की, तो आंसर हमारा 94 हुआ, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, वो तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। 95, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। प्रश्न दिया हुआ है ए और बी, सी और डी के बच्चे। अच्छा ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है भाई ये भी, ठीक है ना, समझिएगा। कह रहा कि ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं। ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं, तो सी मैंने यहां बनाया और डी यहां पे बनाया। कह रहा कि सी और डी दोनों के बच्चे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का गठबंधन करा दो, ये पति पत्नी होंगे। अभी ये नहीं पता कौन पति है और कौन पत्नी है। कह रहा कि सी और डी के बच्चे हैं, कौन है, ए और बी। तो ए और बी, ये ए और बी मैंने यहां पे लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया कि ए और बी दोनों के दोनों सी और डी के बच्चे हैं। सी और डी में से किसी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये पता है ये दोनों पति पत्नियां हैं, पति पत्नी है, पत्नियां नहीं पति पत्नी है। क्लियर होगी बात, चलिएगा। ए एक लड़का है और उसकी दो बहनें हैं। अब जेंडर क्लियर कराया किसका, ए का, कि ए भाई लड़का है, तो मैंने इसको ट्रायंगल में कैद कर दिया। ए लड़का है और उसकी दो बहनें हैं। अब उसकी दो बहनें हैं, अब ये तो नहीं बताया गया ना बी भी बहन है या फिर बी भाई है, तो इसका मतलब बी के बारे में नहीं बताया गया कि उसका जेंडर क्या है। केवल इतनी बात कही ए लड़का है और उसकी दो बहनें हैं, तो बी बहन हो भी सकती है और बी बहन नहीं भी हो सकती, बी भाई भी हो सकता है। क्लियर हुई बात यहां तक आपको, सर बिल्कुल, है ना। तो यहां पे कहा गया कि उसकी दो बहनें हैं, ठीक है, जबकि बी के तीन भाई है। ये बात मुझे पक्का है कि बी के कितने हैं, तीन भाई है। एक तो भाई ए खुद होगा, तो तीन भाई और बना दो, भाई और बना दो, है ना। तो बी के कितने भाई हो चुके, तीन भाई। ट्रायंगल बना दिया मैंने दो और, एक ये भी भाई है बी का, और ये दो और बच्चे बना दिए मैंने, दो और भाई बना दिए, तो टोटल भाई कितने हो गए, तीन। बी के तीन भाई है ना, बी के तीन भाई है। क्लियर हो चुकी बात यहां तक। अभी तक ये नहीं पता चला पर फिर भी कि बी का जेंडर क्या है, बी मेल है या फिर फीमेल है, अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया, ठीक है ना। जबकि बी के तीन भाई है, तो सी और डी के कितने बच्चे हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि सी और डी के बालक कितने हैं, कितने बच्चे हैं। क्लियर हुई बात, सी और डी के कितने बच्चे हैं, इनके बच्चे। अभी तक तो चार के बारे में तो पता है मुझे, अभी और कुछ नहीं पता चला कि सी और डी के कितने बच्चे हैं। ठीक है भाई, यहां तक हमें दिया गया है कि सी और डी के, ठीक है ना, यहां तक दिया हुआ है कि सी और डी के दो बच्चे हैं, ए और बी। ए लड़का है और बी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब ये कहा कि ए के दो बहनें हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता बी लड़का होगा कि लड़की होगी। कह रहा कि बी के तीन भाई जरूर है, तो तीन भाई मैंने बना दिए, लेकिन बी के बारे में अब तक ये नहीं पता चल पाया कि बी लड़का है कि लड़की। क्लियर है, दोबारा रिपीट करी मैंने ये बात, अब समझ में आया होगा आपके। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारी मदद करेगा। कह रहा कि ए ऑप्शन में क्या बोल दिया कि ई ए की बहनें हैं, ई ए की बहनें हैं, ई ए की बहन है। समझिएगा भाई, ई ए की बहन है। अब एक बात बताओ यार, अगर मैं ई को ए की बहन भी बना देता हूं तो ए की बहन एक तो ये हो चुकी, क्या पता ई के अलावा और भी कोई बहन हो, लेकिन बी के बारे में तो नहीं पता चल पाया इससे। है भाई, हमें तो ये पता करना पड़ेगा ना बी बहन है कि भाई है भाई, ई ए की बहन है, ई जो है ए की बहन है, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता चल पाया ना कि बी बहन बनेगी कि नहीं। अगर बी भी बहन हो जाती तो दो बहनें ई और बी हो जाती और मेरा मामला यहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन बी के बारे में जेंडर क्लियर नहीं हुआ कि बी भाई बनेगा कि बहन बनेगा। हो सकता है कि बी भाई हो,
और ई बहन हो और एक और बहन हो, समझ रहे बात को, तो बच्चे 4 और 2 6 हो जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन से हमें स्पष्ट नहीं हो पाया कि बी बहन है कि भाई है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए ऑप्शन ने हमारी कोई मदद नहीं की। बात समझ में आई, कोई मदद नहीं की, ठीक है। चलिएगा, अगर मैं बी ऑप्शन को देखता हूं, कह रहा कि बी ई की बहन है, बी किसकी बहन है, ई की बहन है, जो कि सी की बेटी है। अब जो वर्ड किसके लिए, नजदीक के लिए, यहां पे कौन आ गया, ई, तो ई सी की बेटी है, ई सी की बेटी है, बी ई की बहन है। तो यहां से पता चल गया कि बी ई की बहन है, बी का जेंडर क्लियर हुआ कि बी बहन है ई की और ई बेटी है सी की। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि एक लड़की और है ई, जो सी की बेटी है और ई की बहन है बी, और मेरी बात खत्म होगी, यहीं पे सिमट कर रहेगी बात। क्यों? क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग सवाल में जितनी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो मुझे मिल चुकी कि भाई ए की 2 बहनें हैं, तो 2 बहनें ये आ चुकी, बी के 3 भाई है, 3 भाई ये आ चुके, इतनी बात हमें पद दे रखी थी और ये सब कुछ हो चुका। तो बताओ बच्चे कितने हुए, तो बच्चे हुए भाई 5। बच्चे कितने हुए टोटल, 5, तो आंसर हुआ 5। तो इसका मतलब हमारा काम हो गया, बी ने हमारी मदद कर दी, तो बाकी को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आंसर क्या हुआ हमारा, बी। चेक करना चाहते हो कर लो, एफ और जी ए के भाई है, एफ और जी ए के भाई है, लेकिन बी का तो बारे में यहां भी नहीं पता चल पाया मुझे कि बी बहन है कि भाई है, हटा दिया मैंने। सी डी का पति है, सी डी का पति है, चलो ठीक है सी डी का पति होगा, लेकिन बी के बारे में तो यहां भी नहीं पता चल पाया ना मुझे, तो इसका मतलब ये कोई मदद नहीं कर रहा हमारी। आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा, जो बिल्कुल मदद करता है और ये बताता है कि बी जो है मेल नहीं फीमेल है। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो 95 तक हमने कर लिए, यहां तक कोई दिक्कत हमें नहीं बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 100 क्वेश्चन तक जाना है भाई, आग का दरिया है, डूब के जाना है, हैं? क्या हो गए, सही क्यों नहीं हो रहा तू? चलो भाई समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा छोटा और कर देते हैं। दिख रहा होगा आपको? आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है, कैमरे के पीछे बोल रहे होंगे आप, है ना? देखिए कितना टाइम हो गया, अच्छा जी ये भी 1 घंटे से ऊपर जा रही। चलो ये तो खत्म करेंगे भाई अब। क्वेश्चन नंबर 96, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। प्रश्न को समझिए भाई, छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है और एक कॉन्सर्ट देख रहा है। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है, निमेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर बैठा है। पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है ना? तो ये क्या है, रैंकिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, रैंकिंग अरेंजमेंट का। और रैंकिंग अरेंजमेंट के बारे में मैं शिफ्ट 1 के जितने भी मैंने क्लास बताई, 3 क्लास मैंने रिकॉर्ड की थी, 3 क्लास में मैंने सिटिंग अरेंजमेंट कराया था, तो उसमें मैंने कंसेप्ट अच्छे से बताया था। और आपको अगर कंसेप्ट देखना है तो वहां पे जाके आप देख सकते हो, पिछली वीडियो को आप देखना, ठीक है दोस्तों। बार बार मैं एक ही चीज बार बार रिपीट करूं, हर सेट में रिपीट करूं तो कोई फायदा उसका है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि जब भी रैंकिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा तो जो डायग्राम बनता है वो हमेशा डिस्टेंस का बनता है, दूरी का बनता है, न कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का, नंबर ऑफ प्यूपिल्स का। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो चलिएगा करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है और एक कॉन्सर्ट देख रहा है। दिनेश बाईं ओर से 5वीं सीट पर बैठा है। तो भाई समझिएगा भाई, यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है, ठीक है। कौन बैठा है 5वीं सीट पर? दिनेश बैठा है। तो मैंने यहां पे लिख दिया भाई दिनेश, ये बैठे हैं दिनेश जी। ये कौन बैठे हैं? दिनेश। ये बाईं तरफ से कौन सी, एक सेकंड भाई होल्ड करना, कौन है? कोई बाहर आ गया था इसलिए थोड़ा मतलब बीच में गायब होना पड़ा, ठीक है। देखिए ये कहा गया क्वेश्चन में
कि छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा हुआ है और एक कॉन्सर्ट देख रहा है। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है। तो बाईं तरफ से 5वीं सीट पर कौन बैठा है? बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है दिनेश। ठीक है, अब ये कह रहा है कि निमेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर है। निमेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर है, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो। और ये बैठा है 9वीं सीट पर। कौन बैठा है 9वीं सीट पर? निमेश बैठा है। निमेश, ये मैंने निमेश लिख दिया यहाँ पे कि निमेश 9वीं सीट पर बैठा है। किधर से? बाईं तरफ से। तो ये लिख दिया मैंने 9वीं सीट पर। ठीक है भाई, 9वीं सीट पर बैठा है। ठीक है, बाईं तरफ से दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है और निमेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर बैठा है। पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? तो आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है आपसे कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, आपसे ये जानना चाहता है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन अब तक हमारे पास है इस पर्सन में। इस पर्सन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो केवल इतनी है कि दिनेश बाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है, जबकि निमेश बाईं ओर से 9वें स्थान पर बैठा है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? क्लियर हुई बात आप? ठीक है, यहाँ चलिए। अब मैंने कहा कि भाई आंसर वही ऑप्शन होगा, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, जो हमारी हेल्प करेगा। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन से हम और कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मुद्दा ये है। ठीक है, तो चलिए और भी इंफॉर्मेशन मैं यहां से देख सकता हूं। क्या देख सकता हूं? कि भाई मैंने ये तो बताया ही था आपको कि हमेशा जो हमारा डायग्राम बनता है वो डिस्टेंस का बनता है, और डिस्टेंस से अगर मैं एक कम कर दूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलते हैं, छात्रों की संख्या निकलती है, नंबर ऑफ प्यूपिल्स निकलते हैं। ठीक है ना, अब समझिएगा भाई। निमेश अगर बाईं तरफ से 9वें स्थान पर है तो यहां से लेके यहां तक की, देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? 9 ही तो होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। अच्छा, दिनेश अगर यहां से लेके यहां तक 5वें स्थान पर बैठा है तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी भाई? ये 5 होगी कि नहीं? ये 9 होगी कि नहीं? तो मुझे बताओ, अगर 9 में से मैं इधर की 5 घटा दूं, 9 में से मैं इधर की 5 घटा दूं तो इधर के जो स्टूडेंट है वो कितने हैं? मतलब स्टूडेंट नहीं, डिस्टेंस है वो कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है भाई टोटल? आप कहोगे सर ये डिस्टेंस 4 है। ये डिस्टेंस कितनी है? 4 है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर यहां तक कतई भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहे बात को कि यहां तक अगर 9 है, यहां तक अगर 5 है तो 9 में से 5 घटाओ तो ये 4 बचे। तो यानी कि डिस्टेंस जो बीच की बची, इनके बीच में 4 बचे। और मैंने अभी अभी आपको कहा कि डायग्राम हमेशा डिस्टेंस का बनेगा और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो डिस्टेंस से हमेशा एक कम होते हैं। ठीक है, डिस्टेंस से हमेशा एक कम होते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बेटा, अगर डिस्टेंस यहां पे 4 है, अगर डिस्टेंस यहां पे 4 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिनेश और निमेश के बीच में 3 है। कितने? 3, क्योंकि 4 में से एक कम कितना? 3। तो मैं यहां पे 3 बच्चे बैठा सकता हूं। हालांकि बैठाने की जरूरत नहीं है, मैं बस दिखाने के लिए यहां पे लिख दिया है कि यहां पे 3 बच्चे हैं, 1 2 3। तो अगर डिस्टेंस टोटल 4 है बीच में तो बच्चे कितने होंगे बेटा? 3। यहां तक कोई दिक्कत? आप कहोगे सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सुंदर और खूबसूरत मैंने तस्वीर बना दी। ठीक है, अब देखिएगा, अब करना क्या है अब देखिएगा, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी, इससे हमने इतनी और इंफॉर्मेशन निकाल ली। ठीक है, इस ऐसे ही आपको करना होता है। ठीक है ना, अब देखिएगा ए ऑप्शन को पकड़ते हैं, मदद जो करेगा वो आंसर होगा। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र हैं। दिनेश और निमेश के बीच कितने छात्र हैं? 4। पहली बात तो ये कि ये यहाँ पे 3 छात्र है ना, दिनेश और निमेश के बीच ये 4 छात्र कह रहा है। ये तो खुद अपने आप में गलत हो गया मेरे भाई। ये तो मदद कैसे करेगा जब खुद ही गलत हो गया? तो गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन को देखते हैं। राजेश बाईं ओर से 6ठी सीट पर है, 6ठी सीट पर बैठा है और दिनेश के तुरंत दाएं हैं। अब एक बात बताओ, राजेश बाईं ओर से, अगर मैं बाईं ओर से राजेश को बैठाता हूं, कह रहा कि 6ठी सीट पर बैठा है, 5वीं पे तो खुद दिनेश है, 6ठी पर यहां पे बैठेगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल यहां पे बैठेगा। यहां पे कौन है? राजेश। और दिनेश के तुरंत दाएं हुआ, दाएं हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे बताओ, इससे मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का पता चल जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर मैं राजेश को यहां पे बैठा भी देता हूं इस सीट पे तो मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का तो पता अब भी नहीं चलेगा। है भाई, अब भी तो नहीं पता चलेगा। तो बी ऑप्शन भी कोई मदद नहीं कर रहा हमारी। इसका मतलब बी ऑप्शन भी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन को भी हमने काट दिया। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने में हमारी कोई हेल्प नहीं करता। तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत जवाब हुआ। ठीक है, सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन कहता है कि सतीश बाईं ओर से 8वीं सीट पर है।
सतीश बाईं ओर से 8वीं सीट पर है। भाई 5वीं है, 6ठी है, 7वीं है, 8वीं है, 9वीं निमेश की होगी। तो 8वीं सीट पर यानी कि सतीश यहां होगा। अब भाई सतीश को यहां बैठाना पड़ेगा कि नहीं। सतीश बाईं ओर से 8वीं सीट पर बैठा है और दिनेश के तुरंत बाएं हैं। दिनेश के तुरंत बाएं। भाई दिनेश का दायां तो इधर पड़ेगा, ये कह रहा कि दिनेश के तुरंत बाएं हैं। हम कह रहे कि यहां पे बैठेगा और ये कह रहा कि दिनेश के तुरंत बाएं है। तो ये तो खुद गलत कह रहा भाई, ये सी ऑप्शन तो बिल्कुल खुद गलत कह रहा। तुरंत बाएं कैसे होगा, तुरंत बाएं तो हो ही नहीं सकता भाई। 2 स्थान आगे, पहला दूसरा, यानी कि दाएं बैठेगा। वैसे भी कौन बैठेगा, सतीश वैसे भी दाएं बैठेगा दिनेश के। ये कह रहा कि नहीं बाएं है, तो गलत कह रहा ना। तो वैसे खुद भी गलत कह रहा और वैसे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हम यहां से निकाल भी नहीं सकते। और वैसे ये बात गलत है क्योंकि बाएं नहीं बैठने का, वो दाएं बैठता है। किसके, दिनेश के। क्लियर हुई बात यहां तक। तो सी ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। 4 ऑप्शन में से अगर तुम 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो बहुत प्यार से, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा जवाब होगा। और इतना करके आपको आगे निकल जाना है। बिल्कुल भी ये चेक नहीं करना कि भाई कितने स्टूडेंट, क्यों निकाल ले, वो पूछ थोड़ा ही रहा भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से कितने हैं। वो तो बस ये कह रहा कि कौन सा हमें हेल्प करेगा विकल्प की हम उत्तर निकाल ले। क्लियर हुई बात। तो इतना काम करके आगे निकलना है एग्जाम में, लेकिन मैं निकाल के दिखाऊंगा क्योंकि मुझे समझाना है। ठीक है ना दोस्तों, चलिएगा डी ऑप्शन को समझिएगा। ये कह रहा क्वेश्चन में, डी ऑप्शन में, प्रीतेश दाईं ओर से 7वीं सीट पर बैठा है। ये कह रहा कि एक लड़का है प्रीतेश जो दाईं ओर से 7वीं सीट पर बैठा है और उसके दिनेश के बीच में एक छात्र है। कह रहा कि उसके और दिनेश के बीच में एक छात्र है। अब समझना बात की गहराई को। प्रीतेश बैठा है दाईं ओर से, यानी कि इस तरफ से आएगा प्रीतेश। कितने स्थान पर, 7वीं सीट पर। इस तरफ से आएगा प्रीतेश और कह रहा कि दिनेश और प्रीतेश के बीच में एक छात्र बैठा है। दिनेश अगर ये रहा और प्रीतेश को मैं यहां बैठा दूं, प्रीतेश को यहां बैठा दूं, तो क्या दिनेश प्रीतेश के बीच में एक छात्र ये वाला बैठेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये लड़का प्रीतेश, ये कौन है, प्रीतेश। प्रीतेश ये दाईं ओर से बैठा है इस तरफ से। ये दायां हाथ हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, दायां हाथ। ठीक है, मतलब दाईं तरफ से, सॉरी यार दायां हाथ नहीं, दाईं तरफ से, दायां हाथ ही है वैसे। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा दायां हिस्सा और ये है हमारा ये बायां। ठीक है ना। तो दाईं तरफ से कौन से स्थान पर है प्रीतेश बेटा, 7वें स्थान पर। ये है हमारा 7वें स्थान पर प्रीतेश। ठीक है। और दिनेश और प्रीतेश के बीच में एक छात्र बैठा है। ये भी बात मैंने दिखा दी यहाँ पे शो करके। ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। आप कहोगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ यार तुम, अगर प्रीतेश दाईं तरफ से 7वां है और मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ प्रीतेश बाईं तरफ से कौन सा होगा। है भाई, प्रीतेश बाईं तरफ से कौन सा होगा। आप कहोगे सर ये 4 की डिस्टेंस थी। ये कितने की डिस्टेंस थी, 4 की। ठीक है ना। अगर ये 7 है, देखो ये 4 की डिस्टेंस थी तो 2 में बटेगी कि नहीं, 2 की डिस्टेंस बटेगी कि नहीं, 2 की ये और 2 की ये। या फिर तुम आप ऐसे भी देख सकते थे कि अगर ये 7वां है, 5वां ये रहा, छठा 7वां, तो इसका मतलब ये इधर से भी कौन सा पड़ेगा, 7वां तो पड़ेगा। है भाई, प्रीतेश बाएं तरफ से भी 7वां पड़ेगा कि नहीं। चाहे आप ऐसे देख लो, 4 की डिस्टेंस थी, अगर छात्र 1 है बीचों बीच, डिस्टेंस 2 की बनेगी, 2 की इधर 2 की इधर, तभी तो 4 की बनी। तो 5 में ये 2 जोड़ दोगे तो 7 ही बनेगा कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, दिनेश 5वां है, छठा बीच में यहां पे आ गया और 7वां बैठेगा प्रीतेश। तो बाएं तरफ से प्रीतेश भी 7वां और दाएं तरफ से प्रीतेश 7वां। तो एक ही आदमी की स्थिति का हमें पता चल चुका कि एक आदमी बाएं तरफ से 7वां है और दाएं तरफ से भी 7वां है। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 7 + 7 कितना हुआ, 14। लेकिन हमने बेटा गलती कर दी। गलती क्या कर दी, प्रीतेश को हमने 2 बार काउंट कर लिया। एक बार बाएं तरफ से कर लिया और एक बार दाएं तरफ से कर लिया। तो एक तो माइनस करना पड़ेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 13। ये निकाल लिया हमने बिल्कुल सही तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं। आप कहोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई। अगर एक ही आदमी की स्थिति बाएं तरफ से भी पता हो और दाएं तरफ से भी पता हो तो दोनों को जोड़ के एक कम करते हैं। कम इसलिए करते हैं एक कम क्योंकि मैं उस आदमी को 2 बार काउंट कर लूंगा, एक बार बाईं तरफ से और एक बार दाईं तरफ से। तो एक शख्स को केवल एक बार काउंट करते, 2 बार काउंट नहीं कर सकते। तो एक माइनस इसलिए किया। ठीक है दोस्तों। तो आंसर कितना आ गया, 13। चलिए, तो ये आपका जवाब आ चुका। उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलिए भाई, अगर कोई डाउट हो फिर भी तो मुझे ना कमेंट में लिख के बता देना, ताकि मैं कमेंट में पढ़ सकूं और फिर दोबारा उस क्वेश्चन को रिपीट करा सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं।
ठीक है। हालांकि मैं इस तरीके से एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि ताकि दोबारा उस चीज को पूछना ही ना पड़े। ठीक है भाई, यही चीज ऑफलाइन में है मेरी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। चलिए ठीक है। एक कक्षा में सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है, और प्रत्येक को अद्वितीय श्रेणी प्राप्त हुई, ठीक है। दीपक ने 10वीं रैंक हासिल की और उसके आगे 4 लड़कियां और उसके पीछे 10 लड़के थे, ठीक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो आपसे पूछना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सवाल का आंसर ये देना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बस आपको ये देखना है कि कौन सा विकल्प हमारी मदद करता है, और जो विकल्प हमारी मदद करेगा, हेल्प करेगा, आंसर भी वही होगा, और जो हमारी हेल्प नहीं करेगा वो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है भाई दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन पे पढ़ो। एक कक्षा में सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रत्येक को अद्वितीय श्रेणी प्राप्त हुई। दीपक ने 10वीं रैंक हासिल की, 10वीं रैंक हासिल की और उसके आगे 4 लड़कियां हैं। भाई मैंने इधर से ऊपर से है ना ये बना दिया यहां पे इस तरीके से कोई लाइन, ठीक है, और इधर लिख दिया मैंने आगे, और इधर लिख दिया भाई मैंने पीछे क्योंकि क्वेश्चन में आगे और पीछे की बात कर रहा है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया? क्वेश्चन में बोल दिया कि दीपक ने 10वीं रैंक हासिल की और उसके आगे 4 लड़कियां हैं। तो भाई दीपक को मैंने यहां पे लिख दिया, ये है हमारा दीपक। क्या है? दीपक, DEEPAK, दीपक। और दीपक ये 10वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। और क्वेश्चन में कहा गया कि भाई 4 लड़कियां उससे आगे हैं, है ना। 4 लड़कियां आगे, कितनी लड़कियां हैं? और उसके आगे 4 लड़कियां हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया 4 लड़की, 4 गर्ल्स, 4 लड़की। क्लियर हुई बात? अब अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, और उसके पीछे 10 लड़के थे, और उसके पीछे 10 लड़के थे। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? लड़के कितने हैं अभी पीछे? लड़के कितने हैं पीछे बेटा? 10। तो आगे तो 4 लड़की है, तो इसके पीछे नीचे हुआ कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो 10 लड़के, 10 बॉय मैंने नीचे लिख दिया कि ये 10 लड़के जो है पीछे है। ठीक है ना। 10 लड़के 10 लड़के उसके पीछे 10 लड़के थे। ठीक है भाई, अब समझिएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन से मिल चुकी। ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा गया कि एक कक्षा में सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रत्येक को एक अद्वितीय श्रेणी प्राप्त हुई। ठीक है। दीपक ने 10वीं रैंक हासिल की। दीपक ने कितनी रैंक हासिल की? 10वीं रैंक हासिल की। तो मैंने दीपक को बैठाया वहां पे और 10 लिख दिया उसके सामने। ठीक है। 10वीं रैंक हासिल की और उसके आगे 4 लड़कियां हैं, तो आगे 4 लड़कियां हैं और पीछे उसके 10 लड़के हैं, नीचे उसके 10 लड़के हैं। पीछे मतलब 10 लड़के हैं या नीचे उसके 10 लड़के हैं, बात एक ही है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, कक्षा में छात्रों की संख्या कुल कितनी है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए तो आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर आपको कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, ऐसा कर लो, टोटल बॉयज प्लस टोटल गर्ल, है ना भाई। कुल लड़कों की संख्या प्लस कुल लड़कियों की संख्या, दोनों को जोड़ दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएगा कि कितने हैं। बात समझ में आ रही? आप कहोगे सर बिल्कुल। समझिए भाई, टोटल नंबर ऑफ बॉय और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ये देखना है मुझे। अब मुझे एक बात बताओ, तुम भाई बताओगे? आप कहोगे सर बिल्कुल बताएंगे, बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। अब देखिएगा भाई, अगर दीपक खुद 10वें स्थान पर है, दीपक खुद 10वें स्थान पर है और 4 लड़कियां उसके आगे हैं, तो लड़के कितने होंगे भाई? लड़के कितने होंगे उसके आगे? 5 ना। लड़के उसके आगे कितने होंगे? आप कहोगे सर 5 हो गए, 5। वो देखो कैसे, समझिए। लड़के कितने होंगे भाई? 5, 5 बॉयज। देखिएगा भाई, 4 लड़कियां आगे हैं और 10वें स्थान पर दीपक खुद है,
तो 4 लड़कियां अगर उसके आगे हैं तो 5 लड़के और हुए आगे, 5 और 4 9 हुए, और दीपक हुआ 10वां है भाई, दीपक हुआ 10वां, यानी कि ये एक और मिला के टोटल 10 हुए कि नहीं, 5 और 4 9 और एक दीपक, 5 और 4 9 और एक दीपक, कुल 10 बच्चे हो चुके कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल हो चुके। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इतनी इंफॉर्मेशन में 5 लड़के और छिपा हुआ था, ये चीज हमने देख ली कि अगर दीपक खुद 10वां है तो इस बात का मतलब क्या होगा दोस्त कि 4 लड़कियां तो उसके आगे हैं और 5 लड़के और है आगे, और 10वां नंबर पर दीपक खुद है, यानी कि एक लड़का दीपक खुद है। तब ये टोटल कितना हुआ, तब ये टोटल भाई 10 हुआ। क्लियर हुई बात यहां तक। आप कहोगे सर बिल्कुल यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं, सब कुछ यहां तक हमारे एकदम क्लियर है। तो आप मुझे एक बात बताओ यार, अगर 5 लड़के दीपक से आगे हैं और 10 लड़के दीपक से पीछे हैं और खुद एक लड़का दीपक है, तो कुल लड़कों की संख्या क्या होगी? है भाई, कुल लड़कों की संख्या क्या होगी? तो 10 और 5 15 और खुद दीपक 16, तो कुल लड़कों की संख्या क्या है? इसका मतलब 16 हुई कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल, खुद लड़कों की संख्या 16 है तो कुल बॉय कितने हैं? 16। तो इसका मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य बस ये रह गया कि कुल लड़की कितनी है भाई। ये बात समझ में आई। अब हमें केवल ये देखना है कुल लड़कियों की संख्या कितनी है। जो भी ऑप्शन हमें ये बताएगा कि कुल लड़कियों की संख्या कहां से निकाले, वही हमारा सवाल का जवाब होगा। बात बताओ समझ में आई या फिर नहीं आई? अगर अब भी समझ में ना आई तो मुझे कमेंट करके बताना इस सवाल के ऊपर। अगर तुम इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे ना तो मुझे एक बार बताना जरूर कि सर 97 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया था। ठीक है ना, चलिएगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब देखिएगा, मैं अगर ऑप्शन पे चेक कर दो, दीपक के आगे 5 लड़के थे, क्या मुझे इस बात का इस इंफॉर्मेशन से नहीं निकाल लिया मैंने? तो क्या मुझे ए ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी? ये 5 लड़के थे, दीपक के आगे 5 लड़के थे, ये इतनी इंफॉर्मेशन तो मैंने इस पर्सन से ही निकाल ली। 5 लड़के दीपक के आगे हैं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारी कोई मदद नहीं करेगा कुल लड़कियों की संख्या निकालने में, तो ए को हमने हटा दिया। ठीक है, बी ऑप्शन को देखते हैं। कक्षा में कुल 16 लड़के हैं, कक्षा में कुल 16 लड़के, अरे पर्सन से निकाल लिया 16, तो मैंने क्वेश्चन से ही निकाल लिया कि लड़के टोटल 16 है, तो ऑप्शन से क्या जरूरत पड़ी मुझे देखने की? तो ये भी हमारा कोई हेल्प नहीं करता। ठीक है ना, 16 लड़के तो मैंने क्वेश्चन से जो ऊपर लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन से देख लिया कि लड़कों की संख्या टोटल 16 है, तो 16 है, तो इससे क्यों लूं भाई मैं हेल्प? है ना, तो ये हमारी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है, कुल लड़कियां कितनी है, तो ये तो कोई बता ही नहीं रहा है लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगी। ठीक है, बी ऑप्शन हेल्प नहीं करेगा। सी ऑप्शन को देखते हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या कुल संख्या कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा में लड़कों की कुल संख्या से कम थी। कह रहा कि जितने लड़के हैं ना और जितनी लड़कियां हैं, तो लड़की जो है वो लड़कों से कम है, इतना का। अब हमें क्या पता भाई कितना कम है? लड़के तो 16 है, लड़के तो टोटल कितने हैं? लड़के तो टोटल 16 है। अब 16 से कितना कम है हमें क्या पता लगेगा? ऐसे लगेगा पता? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं लगेगा भाई। 16 से कम 15 भी है, 14 भी है, 13 भी है, 12 भी है, 11 भी है, 10 भी है, 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो सी ऑप्शन हमारी कोई मदद नहीं करेगा, तो सी ऑप्शन को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब एक ऑप्शन बचा, इतना काम करना और तुरंत निकल जाना अगले क्वेश्चन की ओर। देखना नहीं बिल्कुल भी पीछे मुड़ के अब कि क्वेश्चन कैसा था कैसा नहीं, तो इतना ही काम करना है एग्जाम में बस, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा। क्लियर हुई बात? चलिए, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, डी ऑप्शन ने हेल्प करेगा क्योंकि 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, है ना। तो डी ऑप्शन को देखते हैं। लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 ज्यादा है, 4 अधिक है, क्योंकि लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 ज्यादा है। इसका मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 कम होगी। है भाई, अगर लड़के टोटल 16 है तो 16 में से 4 कम कर दो तो लड़की कितनी आई भाई? 12। तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 28। है भाई, टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 28। बिल्कुल सही हो गया। तो डी ऑप्शन ने हमारी मदद की। तो 97 क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा आपके। बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बारीकी से एक पॉइंट क्लियर करके मैं तुम्हें बताया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 98 की तरफ। बोलते बोलते खांसी भी उठ पड़ी है, और तुम शेयर नहीं करते बिल्कुल भी। देख तो लोगे पर शेयर नहीं करने के क्लास को। अरे बताओ यार, मतलब क्या कहूं बस तुम्हें। थोड़ा प्रचार प्रसार करो यार अपनी तरफ से,
वीडियो के बारे में बताओ कि वीडियो देखो, वीडियो री एग्जाम की वीडियो यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा सिवाय मेरे, है ना। और मैं तुम्हारे लिए इसलिए पढ़ा रहा कि जो बच्चे 2018 के एग्जाम देते देते उनकी शादी भी फिक्स हुई थी लेकिन वो टूट गई थी भाई, कैंसिल होने की वजह से, है ना। तो इस बार उनकी शादी ना टूटे, वो अपनी मेहनत से नौकरी पाए और इस बार वो पक्का शादी कर ले, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। प्रश्न दिया हुआ है, दीपक, दीपांकर और दीपिका प्रवेश पंक्ति में खड़े हैं। दीपिका 16वें स्थान पर खड़ी है और पंक्ति में अंतिम है। अच्छा, दीपिका तो भाई अंतिम है, ये बात बोल दी गई, ठीक है। दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र है। दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र है, ये बोल दिया दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र है। पंक्ति में दीपक किस स्थान पर खड़ा है, दीपक किस स्थान पर खड़ा है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई दीपक का बताओ, ये दीपक कौन से स्थान पे खड़ा है, जबकि दीपिका बिल्कुल अंतिम है और 16वें स्थान पर खड़ी है। क्लियर होगी बात यहां पे। तो चलिएगा भाई, अब हम प्रश्न से देखते हैं कितनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है और कितनी इंफॉर्मेशन हम और निकाल सकते हैं प्रश्न से, क्वेश्चन से, ठीक है ना। फिर बाकी हम ऑप्शन से हेल्प लेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन हमारी मदद करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए भाई देखते हैं फिर कौन मदद करता है और कौन नहीं करता। ये हमने बना दिया, अरे तो मजा नहीं आया बनाने में ना। चलो ले लेते हैं एक लाइन, देखिएगा ये हमारी कोई एक लाइन है, ठीक है। चलिएगा, सीधी है ना बिल्कुल। चलो भाई, चलो भाई ये हमारी एक लाइन है, इस पर बैठाना है मुझे इनको। अब ये कह रहा है कि दीपक, दीपांकर और दीपिका प्रवेश पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है भाई। दीपक, दीपांकर और दीपिका 3 शख्स है, दीपक है, दीपांकर है और दीपिका है, प्रवेश पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति इस तरीके से तो खड़ी होगी, प्रवेश पंक्ति में खड़े हैं। दीपिका 16वें स्थान पर खड़ी है और पंक्ति में अंतिम है। तो भाई यहाँ पे दीपिका है, अंतिम है। तो दीपिका कहाँ है, अंतिम। दीपिका लिख दिया मैंने यहाँ पे, दीपिका ये क्या है, अंतिम। और ये कौन से स्थान में बेटा, ये 16वें स्थान पर है। ये कौन से स्थान पर है बेटा, 16वें स्थान पर। ये अंतिम कर दी, दीपिका अंतिम है, 16वें स्थान पर है, लिखा हुआ है सब कुछ, पंक्ति में अंतिम है और 16वें स्थान पर खड़ी है, ठीक है। कह रहा कि दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र है। कह रहा कि दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र है। दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र है। दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र है। दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र है। पंक्ति में दीपक किस स्थान पे खड़ा है, ठीक है। अब देखो, अभी तक मुझे ये नहीं पता चल पाया भाई, मुझे ये नहीं पता चल पाया कि दीपक दीपांकर के ऊपर होगा या दीपक दीपांकर के पीछे होगा, यानी कि दीपक दीपांकर से पहले खड़ा होगा या दीपांकर के बाद में खड़ा होगा। पता चल पाया नहीं, क्योंकि दीपिका तो मुझे पता है कि अंतिम है, दीपिका तो मुझे पता है कि अंतिम है। दीपक और दीपांकर के बीच 4 छात्र है, इतना भी बता दिया गया कि दीपक और दीपांकर के बीच 4 छात्र है। दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र है। दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र है। तो चलो मैं दीपांकर को भर देता हूं, दीपांकर लिखा जा सकता है। तो भाई मैंने दीपांकर को यहां पर कर दिया खड़ा, ये हो गया हमारा दीपांकर। ये क्या हो गया, दीपांकर। दीपांकर और दीपांकर और दीपिका के बीच, देखो दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 है तो डिस्टेंस कितनी होगी, 10। डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 10। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये 10 की है। ये डिस्टेंस कितने की है, 10 की। दीपांकर और दीपिका के बीच की जो दूरी है बेटा, ये 10 की है, क्योंकि इनके बीच में 9 छात्र हैं। अगर इनके बीच में 9 छात्र हैं तो दूरी 10 की होगी। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि रैंकिंग अरेंजमेंट में जो डायग्राम बनता है वो हमेशा डिस्टेंस का बनता है। आप कहोगे सर बिल्कुल मैं समझ चुका कि अगर 9 छात्र बीच में है तो डिस्टेंस 10 की बनेगी, कोई दिक्कत। आप कहोगे सर नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक की दूरी 16 है। 16 में से अगर ये डिस्टेंस में घटा दूं, 16 में से अगर मैं डिस्टेंस 10 की डिस्टेंस में घटा दूं, 16 में से 10 घटा दूं, कितना बचेगा, 6। तो मैं कह सकता हूं दीपांकर बेटा 6ठे स्थान पर है, पहले से 6ठे स्थान पर, शुरुआत से 6ठे स्थान पर खड़ा है। कौन, दीपांकर। यहां तक आप कहोगे सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में लिखा हुआ है
कि दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र हैं। अब प्रॉब्लम यहां आई कि मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि दीपक दीपिका और दीपांकर के बीच में बैठेगा या फिर दीपांकर से पहले होगा, है ना। मुझे ये नहीं पता चल पाया, लेकिन मुझे ये जरूर पता है दीपक और दीपांकर के बीच में 4 छात्र हैं। यानी कि दीपक और दीपांकर के बीच में अगर 4 छात्र है बेटा, तो डिस्टेंस 5 की बनेगी। डिस्टेंस कितने की बनेगी? 5 की बनेगी। कितने की? 5 की। क्लियर हुई बात? यानी कि या तो मैं दीपक को उधर बैठाऊं, 5 की डिस्टेंस बना दूंगा तो बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा दीपक। है भाई, बिल्कुल दीपक बिल्कुल बीचों बीच होगा कि नहीं? अगर मैं दीपक को यहां पे बैठाता हूं बिल्कुल बीच में 5 की डिस्टेंस पे, तो 10 की डिस्टेंस बराबर बराबर बटेगी, 5 इधर 5 इधर, तो दीपक बिल्कुल बीचों बीच आएगा। इसका मतलब दीपक का जो स्थान होगा 6 और 5 11वां स्थान होगा, पहले स्थान से 11वां स्थान होगा कि नहीं? लेकिन समझ में नहीं आ रही बात यार कि यहां पे बैठाऊं दीपक को कि दीपक को 5 स्थान पहले बैठाऊं। अगर 5 स्थान पहले बैठाता हूं तो 6 में से 5 गए, एक तो दीपक यहां बैठेगा, यानी कि दीपक या तो यहां बैठेगा या फिर दीपक यहां पे बैठेगा बिल्कुल बीचों बीच। या तो दीपक यहां बैठेगा या दीपक फिर यहां बैठेगा, ठीक है ना। 5 डिस्टेंस होगी दीपांकर और दीपक के बीच। 5 की डिस्टेंस अगर है, 6 में से 5 घटाओगे तो 1, तो दीपक बैठता है पहले स्थान पर। और अगर 5 की डिस्टेंस है तो 10 की डिस्टेंस टोटल थी, 5 की डिस्टेंस बटेगी तो दीपक बिल्कुल बीचों बीच बैठेगा। तो 6 और 5 11, तो दीपक का जो रैंक होगा बेटा वो 11वां होगा। क्लियर होगी बात? मुद्दा इसका मतलब यही है, मुद्दा यही है कि दीपांकर से पहले बैठेगा या फिर दीपांकर के बाद बैठेगा। कौन? दीपक। मुद्दा ये है। इतनी इंफॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन से ही निकाल ली बेटा, पढ़ के ही। समझ रहे बात को? चलिएगा अब ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन मुझे ये बताएगा दीपक पहले बैठता है कि बाद में। तो कह रहा है कि पंक्ति में कुल 16 छात्र है। ये तो हमें पहले ही पता है 16 छात्र है, क्योंकि अंतिम पे दीपिका है, तो ये तो हमें पहले ही पता है ना 16 छात्र है। हटाओ, ये कोई मदद नहीं कर रहा भाई हमारी। दीपांकर दीपक से कुछ पीछे खड़ा है। दीपांकर दीपक से कुछ पीछे खड़ा है। दीपांकर दीपक से कुछ पीछे खड़ा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि दीपक यहां पे नहीं है। दीपक यहां पे नहीं है। दीपांकर, ये लिख रहा है दीपांकर दीपक से कुछ पीछे खड़ा है। दीपांकर यहां पे है तो दीपक यहां पे है, तो दीपक कहां पे होगा बेटा? दीपक फिर यहां पे है। दीपक से पीछे खड़ा है। डिस्टेंस इनके बीच की 5 की है। क्यों? क्योंकि 4 छात्र हैं इनके बीच में। क्या है? 4 छात्र। 6 में से ये डिस्टेंस 5 घटाओगे तो ये पहले स्थान पर होगा। ये कौन से स्थान पर होगा? दीपक पहले स्थान पर होगा। तो दीपक का स्थान ही पूछ रहा था, जो कि हमारे बी ऑप्शन ने बताया। तो मैं आशा करता हूं कि आप चीजों को समझ पाए होंगे बेटा। तो दीपक दीपिका से आगे खड़ा है। दीपक दीपिका से आगे खड़ा है। दुनिया जानती है कि दीपिका अंतिम है तो आगे खड़ा होगा। तो ये तो हमें देखते ही एलिमिनेट करना था। दीपांकर दीपिका से आगे खड़ा है, दुनिया जानती है दीपिका लास्ट में खड़ी है तो आगे खड़ा होगा। तो 2 ऑप्शन तो देखते काटने थे। पहला ऑप्शन पंक्ति में कुल 16 छात्र खड़े हैं, ये हमें पहले ही पता था। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ बस। है भाई, बी ऑप्शन तो अपने आप ही हो जाना था। 3 ऑप्शन अपने आप ही कटेंगे, इतना भी काम करने की जरूरत नहीं थी। अपने आप ही जो है 3 ऑप्शन कट रहे हैं, तो बी ऑप्शन तो अपने आप ही सही हो जाना है। ईमानदारी से बताना कमेंट करके कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है दोस्तों, बढ़िया तरीके से बिल्कुल एकदम से मैंने बिल्कुल बारीकी से चीजें क्लियर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। और जो तुमने ना क्लास कर ली मेरी रैंकिंग अरेंजमेंट की, भाई साहब एक भी सिंगल सवाल गलत नहीं हो सकता। इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, एक चीज है ना। चलो कोशिश करूंगा मैं, मतलब रीजनिंग के भी क्वेश्चन, रीजनिंग के भी टॉपिक वाइज में पढ़ा पाऊं। लेकिन यार अभी ऑफलाइन बैच ज्यादा है तो इसलिए प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो समझो बात को थोड़ा। लेकिन हाँ मैं कोशिश करता रहूंगा कि ये जो वीडियो के री एग्जाम वाली वीडियो मुहिम चलाई हुई है ये ऐसे ही चलती रहेगी। रीजनिंग के प्रैक्टिस यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है ना। कोशिश करूंगा मैं हर संडे को वीडियो बना पाऊं, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन है 99, फिर उसके बाद करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में जबरदस्त लग रहा है देखने में, है भाई। चलिए भाई, क्या है ना एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन देख कर घबरा जा। पहली बात तो उसके जो है ना पसीना तो क्वेश्चन देख के छूट जा कि यार इतना बड़ा सवाल पढ़ने में 5 मिनट गायब। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, जितना बड़ा क्वेश्चन हो उतना आसान होता है। ध्यान रखना मेरी बात को, जितना लैंग्वेज में बड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है वो उतना ही आसान होता है। बड़ा क्वेश्चन है तो इस बात का मतलब है इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, और इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो इस बात का मतलब है मैं ढूंढने में
समय खराब नहीं करना, इन्फॉर्मेशन वो देगा। बड़ा क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो मेरा काम आसान है, और काम आसान है तो जल्दी क्वेश्चन होगा। सिंपल सी बात है यार, तो फंडा सिंपल है। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। चलिए भाई देखते हैं कौन सा ऑप्शन मदद करेगा। कह रहा कि एक आदमी के पास 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के कुछ पैसे हैं लिख देते हैं 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए, है ना। 50 रुपए के मूल्य के कुछ पैसे हैं। कह रहा कि 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या से 20 अधिक है। कितनी अधिक है? 20 अधिक है। कह रहा कि 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या से 20 ज्यादा है। लो भाई 20 ज्यादा है, मैंने भी लिख दिया है। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन में कहा गया कि 20 अधिक है और 50 रुपए के नोटों की संख्या से 50 अधिक है। कह रहा कि 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 से तो 20 अधिक है और 50 से कितना ज्यादा है? 50 से ये कितना ज्यादा है भाई? 50 अधिक है ना। 50 के नोटों की संख्या से 50 अधिक है, तो ये है भाई 50 ज्यादा है। चलो भाई 50 ज्यादा है। व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है? व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है तो आपसे जानना चाहता है वो टोटल मनी, कुल धन, कि उसके पास कितना धन है, कुल धन कितना है। आपसे केवल इतनी सी बात जानना चाहता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो पॉज करके खुद करने की कोशिश करना पहले इसको, उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए तो भाई जितनी इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी है उतनी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे छाप दी कि एक आदमी के पास 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के मूल्य के कुछ पैसे हैं और 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या से 20 ज्यादा है और 50 रुपए के नोटों की संख्या से 50 ज्यादा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पाया 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। तो हमने भाई मान ली कि ये 50 रुपए के नोटों की संख्या x है। कोई दिक्कत तो नहीं, अगर किसी बच्चे को x y से फ्रेज हो तो वो a ले सकता है। ठीक है भाई, a मान सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। होता है ना बहुत सारे बच्चे की भाई ये टीचर तो x मान के पढ़ावे, है ना, ऐसा मैंने देखा है अक्सर। तो भाई अगर 100% क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के तो ये जरूरी नहीं है कि 100% के 100% क्वेश्चन तुम विदाउट एक्स कर लो, यानी कि एक्स की जरूरत पड़ती है कुछ क्वेश्चनों में। ठीक है ना, चलिएगा। अब ये कह रहा है कि 50 रुपए के हमें नहीं पता तो मैंने एक्स मान लिया, तो 10 रुपए के नोटों की संख्या 50 ज्यादा थी तो 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी बेटा? x प्लस 50 होगी। बोलो बात सही है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या से 20 ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है तो ये भी 20 कम कर दो, तो ये कितना बैठेगा? x प्लस 30, x प्लस 30 बैठेगा। अब ध्यान दो, 50 से 50 ज्यादा है कि नहीं? बिल्कुल है। 20 से कितनी ज्यादा है? 20 ज्यादा है भाई। 30 और 20 50, तो इसका मतलब 20 ज्यादा है, बिल्कुल है। तो ये हमने रेशो बना लिया भाई, ये हमने क्या बना लिया बेटा? ये रेशो बना लिया इनका। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 20 ज्यादा है। 30 और 2 20, 50, 20 ज्यादा है। मैं पूछ लूं कि 20 रुपए के नोटों की संख्या 50 रुपए के नोटों की संख्या से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 30 ज्यादा है। 30, कोई दिक्कत तो नहीं, आप कहोगे 30 ज्यादा है। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछ लूं 50 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या से कितना कम है, आप कहोगे सर 30 कम है। 30। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 50 कम है। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें पता है, इसका मतलब क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारी मदद करेगा। ठीक है, ए ऑप्शन को देखते हैं भाई। 20 रुपए के नोट की संख्या 50 रुपए के नोट की संख्या से 30 अधिक है। 20 रुपए के नोट की संख्या 50 रुपए के नोट की संख्या से 30 ज्यादा है। अरे इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें क्वेश्चन नहीं दे दी, तो इसकी क्यों हेल्प ले ले हम? इससे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा हमें, इससे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। चलो भाई, बी ऑप्शन, 50 रुपए के नोट की संख्या 20 रुपए के नोट की संख्या से नोट से 30 कम है। ये बताओ ये 30 कम है क्या? 50 के संख्या 50 रुपए के नोटों की संख्या 20 के नोटों की संख्या से 30 कम है। अरे ये तो क्वेश्चन नहीं बता दिया हमें, तो ये तो कोई हेल्प ही नहीं कर रहा भाई हमारी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत है, बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन। 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या से 30 कम है। 10 रुपए के
नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या से नोट से 30 कम है। 30 कम का है भाई, तो 20 ज्यादा है। ये तो ससुरा गलत बोल रहा है भाई बात को, ये तो गलत बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है, तो गलत को तो हम तितर बना देंगे। इसका मतलब सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। चलिए डी ऑप्शन, अरे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके, तो डी ऑप्शन तो अपने आप ही सही हो जाना है। तो आंसर डी है इसका मतलब भाई, इसका मतलब क्या होगा, आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। देखते हैं चलो। सभी मूल्य के नोटों का कुल संख्या 200 है। कह रहा है कि जितने भी हमारे पास रेशियो है सबका योगफल कितना है, 200 है। जोड़ियो जरा, एक्स 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 कितना हुआ 3x, 50 और 30 कितना हुआ 80, और ये इन सबका जोड़ कितना है 200। तो 200 घटेगा, 200 में से 80 घटेगा 120, 120 3 से घटेगा तो कितना आया 40। तो इसका मतलब x का मान कितना है भाई 40। अगर x का मान हमारा 40 आया दोस्त, अगर x का मान हमारा 40 आया तो x का मान 40 हुआ, तो 40 और 30 70 होगा, और 40 और 50 90 होगा। तो मैं कह सकता हूं 10 रुपए के नोटों की संख्या हमारी 90 है। अगर 10 रुपए के नोटों की संख्या 90 है तो रुपए कितने होंगे है भाई, एक नोट की कीमत 10 रुपए, तो 90 नोट की कीमत कितनी 900 रुपए होगी कि नहीं है भाई, 900 रुपए होगी, ठीक है। अगर एक नोट की कीमत 20 रुपए, तो 70 नोट की कीमत 1400 रुपए होगी कि नहीं है भाई, 1400 रुपए। आप कहोगे बिल्कुल सही। अगर एक नोट की कीमत 50 रुपए है तो 40 नोटों की कीमत कितनी होगी, 5 चौक 20, यानी कि 2000 रुपए। तो कुल नोट, कुल राशि कितनी हुई भाई, जोड़ना जरा, कुल राशि कितनी 2000, 3000 और 9 और 4 13, यानी कि 4300, 4300 रुपए जोड़ लो, 4300 रुपए होगा, है ना भाई। 2000 और एक 3000 तो ये हो गया सीधा सीधा, है ना। इसमें से 100 से दे दो, कितना हो गया 4000, 4300 बच गया 4300, यानी कि आंसर हुआ 4300। तो डी ऑप्शन ने दिया भाई 4300। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है पेपर में, पेपर में तो हम देखते 3 ऑप्शन एलिमिनेट, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर, खत्म बात। ये निकालना ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं करना है, सॉल्यूशन नहीं चाहिए। वो आपसे 4300 नहीं पूछ रहा, वो आपसे केवल ये पूछ रहा है कि मदद कौन करेगा, मदद डी करेगा, तो आंसर डी होगा। इतना काम करके ही आपको आगे बढ़ना है। कभी आप 4300 निकाल लो और आप चेक करो, हाँ भाई मैंने निकाल दिया और तुम्हें कोई अवार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल डी ऑप्शन पे क्लिक करो, आंसर खत्म, ठीक है ना। इतना काम करना है। ये तो समझाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि भाई इस तरीके से निकला, ठीक है। चले भाई, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है इसमें। दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, 91 से शुरू है, 9 क्वेश्चन आ रहे भाई ऐसे, ठीक है। तो प्रश्न, 3 व्यक्ति ए बी और सी की आयु 5 4 3 के अनुपात में, कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी और सी, 3 व्यक्ति ए बी और सी, इनकी एज का जो रेशियो है, आयु का जो रेशियो है एज का, है ना, वो रेशियो कितना है भाई 5 4 3, 5:4:3, ठीक है। अब ये कह रहा क्वेश्चन में ए सबसे बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, वो दिखाई भी दे रहा है कि 5 यूनिट है और 3 इसकी 3 है, तो ए सबसे बड़ा है, सी सबसे छोटा है। ए सबसे बड़ा व्यक्ति है जबकि सी सबसे छोटा व्यक्ति है। सी की आयु क्या होगी, तो आपसे केवल सी की आयु पूछ रहा है कि सी की आयु क्या होगी, ठीक है ना। सी की आयु क्या होगी आपसे ये जानना चाहता है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन है भाई हमारे पास, इतनी इन्फॉर्मेशन केवल। बात समझ में आ रही कि ए सबसे बड़ा है, सी सबसे छोटा है, दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है ना। और रेशो 5 4 3 का है। अब देखते हैं मदद कौन करेगा। ए ऑप्शन कहता है ए और बी की आयु का अंतर बी और सी की आयु के अंतर के बराबर है। ए बी की आयु का अंतर कितना बेटा 1, बी सी की आयु का अंतर कितना 1, दिख रहा है बराबर ही होगा। तो इससे क्या फायदा हुआ हमें भाई, अरे क्या हुआ, व्हाट इज दिस, शानू है बात, क्या हुआ भैया। चलिए आजा भाई, तू आजा, ठीक है भाई, चलो। हाँ भाई कहाँ थे हम, ए और बी की आयु का अंतर, ए और बी की आयु का अंतर कितना है भाई 1, बी और सी की आयु का अंतर कितना है 1, तो दोनों बराबर है, इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। ये तो हमें पता है, क्वेश्चन से ही पता है, तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमारा क्वेश्चन ही दे रहा है। क्लियर होगी बात यहां तक। चलिए अब ये कह रहा कि बी ऑप्शन में
तीनों व्यक्तियों के कुल आयु का मान 100 वर्ष से कम है। तीनों व्यक्तियों की कुल आयु का मान 100 वर्ष से कम है। तीनों का योगफल 100 से कम है। अब 100 से कम कितना है मेरे भाई? 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, क्या है? कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब क्या होगा? ये बी ऑप्शन भी गलत है। ये हमारी कोई मदद नहीं करेगा, खेल रहा है हमारे साथ, हमारी भावनाओं के साथ खेलता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन, ए सी से 16 वर्ष बड़ा है। ए सी से 16 वर्ष बड़ा है। ये कह रहा कि ए सी से 16 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब अंतर मिल गया भाई। इस बात को पकड़ लो, यहां से ही निकलेगा, इसी से निकलेगा, इसी से। यही सी ऑप्शन है, क्योंकि कोई वैल्यू मिल गई ना भाई। कोई भी वैल्यू अगर निकालनी है तो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? वैल्यू की जरूरत। तो पूरा दे रखा कि 16 वर्ष, 16 वर्ष पूरा दे दिया कि 16 वर्ष बड़ा है। देखो बी की आयु सभी तीनों व्यक्तियों की औसत आयु के बराबर है। बताओ इसमें कहां वैल्यू है, कहां मदद करेगा? ये कोई मदद नहीं कर रहा कि बी की आयु सभी तीनों की आयु की औसत आयु के बराबर है। अब बी की आयु है 4, सबकी औसत आयु कितनी होगी? 5 और 4 9 और 3 12, 12/3 यानी कि 4 4 ही आ गया। वो तो दिख रहा है, क्वेश्चन दे रहा है मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब सी तो अपना आप ही आंसर सही हो जाना है, ठीक है ना। बाकी निकालने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतर कितना है भाई? ए और सी में यहाँ पे यूनिट में 5 और 3 का अंतर कितना? 2 यूनिट। सवाल में कितना आ गया? 16 वर्ष। तो 16 वर्ष, एक यूनिट की वैल्यू कितनी बेटा? 8। अगर एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो मुझे बता दो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 8 24। तो 24 वर्ष का है इसका मतलब सी, 24 वर्ष का, जो कि सी ऑप्शन देगा हमें। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन। मदद कौन कर रहा है? हमारी सी। ठीक है। लाख मुद्दतों के बाद, लाख मुद्दतों के बाद जब खुदा ने हमसे हमारी रजा पूछी, लाख मुद्दतों के बाद जब खुदा ने हमसे हमारी रजा पूछी तो हमने वीडियो लिखा और कलम तोड़ दी। न इससे ऊपर न इससे नीचे, यही पहली मोहब्बत और यही आखिरी ख्वाहिश, ठीक है ना। तो ये जो मैंने तुम्हें शायरी सुनाई, ये उन बच्चों के लिए है जो वीडियो प्रेमी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी तरीके से बने रहिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। ये केवल वीडियो को टारगेट करते हुए नहीं, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होंगे जिसमें रीजनिंग आनी है, या यूपी या किसी भी स्टेट या कोई भी एसएससी जिसमें रीजनिंग आती है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है ना। तो भाई सबको देखनी है, केवल वीडियो प्रेमी को नहीं देखनी, सबको देखनी है, सबको बताओ, ठीक है ना। फायदा सबको मिलेगा इस वीडियो का, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज अगर तुम्हें लगती हो कि यहाँ पे कमी है, तो भाई कमेंट करके बताया करो, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। भाई तुम मोटिवेट करोगे तभी तो मेरा मन करेगा ना वीडियो बनाने को, तभी तो तुम्हारे लिए मेहनत करने का मन करेगा। अब बताओ, मैं 11 बजे से अब तक 3:30 हो गए, मैं तब से तुम्हारे लिए बोलता हूँ, ठीक है ना। तो तुम क्या करते हो मेरे लिए? कम से कम कमेंट लिख के मोटिवेट तो किया करो यार, इतना तो कर दिया करो है भाई। चलो खैर, देखते हैं अब कौन करेगा कौन नहीं, अंत तक ये कौन देखेगा, ठीक है। चलिए भाई, राम राम, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। मिलते हैं अगली